आप अभी मौजूदा वक्त में सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, आईजी हैं, बिहार स्टेट प्लान बोर्ड के एडवाइजर हैं। कभी आपको लगा कि कोई आपको घूस दे रहा है? कई बार बहुत प्रकार के प्रलोभन आते हैं, 50 करोड़ 100 करोड़, इससे भी बड़ी राशि तक लोग जाते हैं। तो नक्सलियों का खात्मा करने के लिए आपको कितना समय लगा? करीब 30 उग्रवादी गाँव के स्कूल में थे और हर घर से गोलियां चल रही थी। आपके ऊपर राइफल भी तान दी गई थी? सामने मैंने देखा एक व्यक्ति राइफल लेके खड़ा है, चल गया होता तो आपके साथ कहाँ पॉडकास्ट होता। 6 इंच से सैकड़ों गोलियां निकली थी। कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, एक आईएएस ऑफिसर उनका थूकदान उठाते थे, एक डीएसपी उनके लिए छाता लेकर चलते थे। आप एक ऑफिसर रहे, इसे आप कैसे देखते हैं? मैं तो ऐसे अधिकारियों को मृत ही मानूं। आपके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव हुआ? कभी किसी नेता ने, मंत्री ने आपको हड़काया? उस समय हुआ था। अगर उस समय के इतिहास को देखेंगे तो बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी। 2 दिन विधानसभा ठीक से चली नहीं थी। लेकिन आपको लगता है एक अधिकारी की सरकार के आगे चल पाती है? अधिकारी की नहीं चलती। इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक कैसे आ सकता है? ये सब हो कैसे जाता है? कहाँ पर नाकामी है? बम बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपने घर में किचन में बम बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं बाहुबली अनंत सिंह की, तो पटना में एसएसपी का पदभार संभालते ही आपने सबसे पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कानून के नजर में यदि कोई व्यक्ति गलत है तो उस पर कार्रवाई करने के समय मैं ये नहीं सोचता कौन क्या है, नहीं है, प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है। हर एक टॉप फील्ड पर बिहार के लोग हैं। जब बिहार के लोग इतने कर्मठ हैं, इतने मेहनती हैं, एक अलग विजन रखते हैं, तो वो खुद बिहार का भला क्यों नहीं कर पाए? ये पलायन बिहार से रुक क्यों गया? बिहार में यदि केवल 6,374 कमाने का अवसर होगा और दिल्ली जाने पर 46,000 कमाने का अवसर होगा, तो पलायन होगा कि नहीं होगा? बिहार की बाहुबली में अगर हम बाहुबलियों का जिक्र करते हैं तो उसमें एक नाम आता है शहाबुद्दीन का। बाहुबली कोई होता नहीं, लॉ इज सुप्रीम। बिहार में एक सेना बनी थी, रणवीर सेना। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आप राजनीति में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? इसमें कहीं संदेह नहीं है। बिहार के लिए ऐसा तो काम नहीं करें। कि आप भी प्रशांत किशोर की तरह अपनी नई पार्टी लॉन्च कर लेंगे? देखिए, भविष्य में क्या होगा नहीं होगा इस पर मैं इतना ही कहूंगा। राघोपुर की एक वीडियो हमने देखी आपके सोशल मीडिया पेज पे, जहां पर आप लोगों से एकदम घिरे हुए हैं, वो आपको फूल माला पहनाए जा रहे हैं। तो हम ये माने कि बिहार में एक बड़े कद्दावर नेता की एंट्री हो चुकी है। देखिए, नेता तो मैं हूँ ही, तभी तो आज 3,60,000 लोग जुड़े हैं। पटना नीट केस में बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, पुलिस इसमें लीपापोती कर रही है? मैंने उसी परिप्रेक्ष्य में देखा है। कहते हैं वर्दी पहनना आसान होता है, पर इसे निभाना जिंदगी भर की तपस्या होती है। कुछ लोग अपने करियर को चुनते हैं, लेकिन कुछ लोग जोखिम भरे रास्तों को चुनते हैं, एक अलग राह को चुनते हैं। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में द प्रियंका शो में बहुत खास मेहमान हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिन्होंने आईआईटी का बैकग्राउंड होने के बावजूद भी एक कड़े संघर्ष को चुना, कानून को कैसे लागू करना है, कैसे एक मिसाल समाज में पेश करनी है, समाज के लोगों को हर एक सहूलियत पहुंचानी है, और तमाम बातें हैं। आज हम बात करेंगे सीनियर आईपीएस विकास वैभव से, ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो पेशा लोगों को लगता है कि बहुत ही आसान है, ग्लैमरस है, रौब वाला है और पूरा रसूख रहता है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष क्या है, बहुत कुछ जानेंगे। ये पॉडकास्ट आपको अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि आपको आज शायद वो सब सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा जो अब तक आपने शायद कहीं नहीं सुना देखा होगा। सर, वेलकम इन द प्रियंका शो। जी। मेरा पहला सवाल ये है कि आप आईआईटी कानपुर से पास आउट हुए, उसके बाद आप आईपीएस की राह को चुनते हैं, इसके पीछे वजह क्या रही? जर्मनी में तो आपको नौकरी मिल रही थी आसान तरीके से, वहां पर आप विदेश में रहते, मोटा पैसा कमाते, खैर पैसा तो इसमें भी है, लेकिन एक अलग लाइफस्टाइल होता। आपने संघर्ष वाला रास्ता क्यों चुना? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है बचपन से ही थोड़ा अलग बना हूँ। संघर्ष मुझे पसंद है। होता ना, कोई व्यक्ति चाहता है जीवन आसान हो जाए। मुझे लगता है जीवन में जब तक कोई चैलेंजेस ना हो तो मजा नहीं है। बचपन से ही एक मन में भाव था कि कुछ बड़ा परिवर्तन करने आया हूँ। साधारण जीवन तो सभी जीते हैं, कुछ असाधारण करके जाना है। जो समय ईश्वर ने दिया है उसमें जो बेस्ट कर सकते हैं। तो आईआईटी जाना भी इसी उद्देश्य के साथ हुआ, और आईआईटी पहुंचने के बाद आगे का जो जीवन चल रहा है उसमें मन में यही भाव है। और कहीं ना कहीं बिहार समाया हुआ है कि बिहार में एक बड़ा परिवर्तन हो और एक विकसित बिहार अपने जीवन काल में स्थापित देखो। आपने संघर्ष की बात करी, आपको संघर्ष पसंद है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आज की युवा पीढ़ी शॉर्टकट ज्यादा पसंद करती है? इसमें कहीं संदेह नहीं है। आजकल तो एआई का भी युग है, आप डिजिटल मोबाइल्स यूज़ करते हैं और बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं, तो यूथ उसकी तरफ आकर्षित होते हैं।
होना भी चाहिए, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है इस पर हमें समझना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो बिना परिश्रम के, बिना संघर्ष किए कोई रास्ता नहीं होता। यदि ऐसे रास्तों से हम जाएंगे तो गिर जाएंगे, क्योंकि आसमान में सीढ़ियाँ नहीं होती। तो एकाएक आप सोचेंगे कि आसमान में चढ़ जाए तो गिरना तय है, लेकिन आपने संघर्ष से उस मुकाम को प्राप्त किया है, वहाँ लक्ष्य तक पहुँचे हैं, तो आपको कोई गिरा नहीं सकता। तो अपने आप को समझना, संघर्ष करें, हमेशा तैयार रहना और कभी भी हतोत्साहित नहीं होना। जीवन में यदि हम ऐसा करते हैं एक निश्चय के साथ, तो निश्चित है सफलता मिलेगी। आपने 1997 में आईआईटी की परीक्षा दी थी, लेकिन इसी बीच खबर आती है कि पेपर लीक हो जाता है। तो दुख किस बात का हुआ कि पेपर लीक हो गया, या फिर ये कि पेपर लीक होने का जो केंद्र है वो बिहार था? बिल्कुल दुख यही था कि बिहार से क्यों हुआ है। पेपर लीक तो उससे पहले कभी हुआ ही नहीं था, और आईआईटी का पेपर लीक हो ये कोई सोच भी नहीं सकता था। तो सबसे एक ऐसी परीक्षा जिसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी थी, बहुत अच्छे से कंडक्ट होती थी, और बड़ी संख्या में लाखों युवा उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे, ये सोचकर कि आईआईटी इंडिया का बेस्ट सेंटर है, उसमें पेपर लीक हो जाए तो अपने आप में बड़ा अचंभा था। और उसमें जब मैंने सुना, उस समय दिल्ली में ही था, इनफैक्ट नोएडा में ही था, और पेपर लीक हुए केंद्र बिहार था, तो बचपन की बात, 9th में जब थे, बच्चों ने बिहारी बोल के चिढ़ाया था, मन में इस भाव के साथ आगे बढ़े थे कि कुछ करेंगे बिहार के लिए, और फिर एक झटका लगा पेपर लीक, आगे भी झटके लगे, आईआईटी जाने के बाद भी लगे। लेकिन उस समय एक एक दिन, लगभग मुझे याद है 2.5 महीना एक एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद जो नया एग्ज़ाम हुआ था, प्रतिदिन यही सोचता था कि आगे आईआईटी तो जाना है, लेकिन लक्ष्य केवल आईआईटी जाने तक नहीं है, बिहार को बदलने के लिए कुछ ना कुछ करना है, और इसके लिए निश्चित रूप से मेरा जीवन संकल्पित है। आपने ये सोचा होगा कि चलो आईआईटी का एग्जाम तो क्लियर कर लिया है, ये पेपर लीक हुआ कैसे? अब तो मुझे पुलिस की वर्दी पहननी पड़ेगी, अधिकारी बनना पड़ेगा, तब मैं उन माफियाओं को पकड़ूंगा, ये तो थॉट नहीं आया था? देखिए, मेरे मन में केवल पुलिस की वर्दी तक सीमित नहीं था। हाँ। नहीं, क्योंकि वहाँ तो आपको राइट मिल जाता है ना। फिर किसी भी समस्या को जड़ से कैसे खत्म किया जाए, हाँ। तो उसमें कहीं ना कहीं जो भूमिका मुझे मिले, उसमें यही सोचता था कि बड़ी भूमिका में बिहार में योगदान करना है। उस समय तक पुलिस में जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, ये क्लियर नहीं था। ये क्लियरिटी और थोड़ी देर बाद आई। उस समय तक मन में था कुछ करना है और बिहार के लिए करना है। तो पहली सीढ़ी तो यही थी कि सबसे अच्छे कॉलेज में जाएंगे, पढ़ेंगे, तो लोग मेरी बातों को गंभीरता से लेंगे। तो आईआईटी की मैंने तैयारी की, अच्छे से परिश्रम किया, आईआईटी कानपुर पहुंचे। आईआईटी कानपुर जाने के बाद फर्स्ट ईयर के बाद पिताजी की पोस्टिंग फिर से बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप हुई, और तब एक समय ऐसा आया जब घर जाने की बड़ी इच्छा थी और जा नहीं सके। घर से कहा गया अभी कैंपस में ही रहो। क्यों? उस समय पकड़ के शादियां होती थी और लगन का समय चल रहा था, और दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियली टुक अ डिसीजन कि, और लड़का अगर काबिल है तो और जबरदस्त नजर तो रहती थी। उसके भी कारण थे, क्योंकि कारण यही थे कि दहेज प्रथा बड़े जोर शोर से थी, तो अच्छे लड़के का रेट बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो ऐसे में जो लड़की के पिता हैं, उनके लिए आसान था कि आप किसी क्रिमिनल को हायर करें। आपका भी रेट लगा था कि भाई? मैं तो बड़ा आदर्श रूप में बचपन से ही इसी साँचे में बना हूँ कि कुछ गलत नहीं करना है। नहीं, आपके परिवार को बोला गया कि आपका लड़का इतना काबिल है, हम इतना मुंह मांगा दहेज दे देंगे? उसमें दहेज देने वाले बहुत आ रहे थे, है ना। तो मैक्सिमम कहाँ तक पहुंची थी वो चीज? चलिए, बहुत अच्छे अमाउंट के लोग ऑफर दे रहे थे, 3 करोड़। लेकिन मेरे मन में बड़ा स्पष्ट था कि देखिए, दहेज नहीं लेना है, और लड़की अच्छी होनी चाहिए, और हमें अल्टीमेटली सेटल करना है। और मेरे मन में कोई स्वार्थ अपने लिए तो है ही तो नहीं। आपने बिहार में बिना दहेज ली शादी की थी? इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, मेरी पत्नी से पूछ सकते हैं, पूरे परिवार से जान सकते हैं। जबकि ये तो आज भी अच्छे चलन से ऐसा हुई नहीं थी, है। और मैं लगभग उस प्रथा के बिल्कुल विरुद्ध रहा हूँ, और इसीलिए अब जो भी बचपन से जो भी निर्णय मैंने लिए हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक आदर्श रहा है, और आदर्श व्यक्तित्व बनूं, इसका मैंने हमेशा प्रयास किया है। तो चाहे आईआईटी में था तो मैं उस समय हॉस्टल प्रेसिडेंट बना, लोगों ने इलेक्शन मैंने लड़ा था, लोगों ने जिताया, और जब प्रेसिडेंट बना तो भी था कि सबसे अच्छा प्रेसिडेंट बनूं, कुछ ऐसा करूं जो लोग लंबे समय तक याद रखें। तो ऐसे अपने जीवन में भी हर क्षण में हमेशा कहीं ना कहीं मन में चलता रहता है कि जो मैं करता हूं, कहीं ना कहीं से लोग प्रेरित होते हैं, तो मैं कहीं ऐसा कुछ न कर जाऊं जो लोगों को ऐसा लगे। तो ये बचपन से ही इस प्रकार का भाव मन में रहा। तो दहेज भी नेचुरली उसी प्रकार से थी। तो आपकी लव मैरिज? करप्शन? लव मैरिज हुई आपकी? अरेंज मैरिज थी। अच्छा। मतलब होता है ना, जब व्यक्ति बहुत संकल्पित हो कुछ बड़ा करना है, तो ऐसा नहीं था। मतलब कई बार ऐसे अवसर आए जब लगा कि कहीं अट्रैक्शन हो सकता है, या कोई मुझे कोशिश कर रहा है, कि तब मन बड़ा कठोर हो जाता था कि लेकिन वहाँ भी आप फोकस थे? अगर इसमें फंसोगे तो बेटा जो बड़ा काम करना है वो नहीं कर पाओगे। तो उस पर लोगों, जीवन में समय कम है, यू शुड बी नो वेयर यू शुड बी फोकस्ड अपॉन। तो ऐसे ही पुलिस में भी जब आएंगे ना, तो बहुत सारे डिलेमाज आते हैं, बहुत लोग आसानी से करप्शन की ओर चले जाते हैं। तो बचपन से जो संस्कार मेरे मन में थे कि सही करना है, जो गलत है नहीं करना है, तो कभी भी कैसा भी प्रलोभन सामने दिखता रहा हो, कभी मैं उसकी ओर आकर्षित नहीं हुआ। आज भी उसी प्रकार से चलता रहा हूँ। और जब मन में सोच बड़ी हो, तो आप जब भी कुछ प्रलोभन आता है, कुछ दिग्भ्रमता की स्थिति आती है, तो आप खुद अपने आप फोकस्ड हो जाते हो कि नहीं, मेरा लक्ष्य कुछ और है, अगर यहाँ उलझे तो बड़ा लक्ष्य छूट जाएगा। वर्दी पर अक्सर क्या भ्रष्टाचार का दाग लग जाता है।
आप अभी मौजूदा वक्त में सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, आईजी हैं, बिहार स्टेट प्लान बोर्ड के एडवाइजर हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार का भी एक संगठन आप चला रहे हैं, उसके फाउंडर हैं, जिसमें 3,60,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं और लोग सुनने आते हैं 50,000 से ज़्यादा की वो तादाद हो जाती है। लेकिन मैं समझना चाहूँगी कि इतना लंबा करियर आपने अपना वर्दी के साथ बिताया, कभी आपको लगा कि कोई आपको घूस दे रहा है और कह रहा है कि मेरा इतना बड़ा काम कर दो, आप बताइए आईजी साहब, आप बोलिए आईपीएस साहब, आपको कितना पैसा चाहिए? देखिए, प्रलोभन आपको केवल रिश्वत पैसों के रूप में नहीं आती। जमीन कई बार बहुत प्रकार के प्रलोभन आते हैं। कई बार आप समझे तो किस तरह के धमकियां भी आती हैं कि भाई आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है हम उनके आदमी हैं, आपको धमकी मिली? ट्रांसफर नहीं, डायरेक्टली कौन धमकी देगा? लेकिन जो बातें करने का जो तरीका हो तो समझ सकते हैं कि आपको कहा जा रहा है कि आप अगर हमारी नहीं सुनेंगे तो आपका अहित होगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। सुनने को मिला कि इनडायरेक्टली आपको धमकी दी जा रही है? देखिए, जो भी व्यक्ति अपने काम से आते हैं और उनका काम यदि सही नहीं हो तो आपको प्रभावित करने का बहुत प्रयास करेंगे, पर आप डरे लेकिन नहीं ये आपके ऊपर है ना कि आप प्रभावित होते हैं कि नहीं होते हैं। पर आप डरे नहीं कभी? मैं तो बड़े उद्देश्य के साथ आया हूँ। मैंने कहा ना कि कुछ असाधारण करने की प्रवृत्ति, असाधारण करने की दृष्टि के साथ बिहार में मैंने योगदान दिया और इसलिए दिया कि बिहार में एक बड़ा परिवर्तन कर सकूं। यदि मैं ही डिग गया, मैं ही झुक गया, मुझ में ही परिवर्तन आ गया, छोटे छोटे प्रलोभन उलझ गया, सबसे बड़ा प्रलोभन क्या मिला था आपको? देखिए, प्रलोभन तो सबसे बड़ा नेचुरली पैसा होता है हर व्यक्ति के लिए। कितना पैसा घूस मिलता नहीं है, मिलता नहीं। अगर आप उस एरिया में आप जाना चाहेंगे तो फिर तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं। 100 करोड़ अब वर्णन नहीं कौन उसको, मैं उस फील्ड का हुई नहीं तो मैं कैसे बता सकूं। लेकिन जो मैं सुनता हूं तो इससे भी बड़े राशि तक लोग जाते हैं, कुछ लोग विदेशों में कुछ करते हैं। आपके पास जो आया हो कभी प्रलोभन? नहीं, क्योंकि लोग मेरे बारे में जानते हैं तो इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे फंस जाएगा, तो इसलिए कोई, लेकिन फिर भी जैसे जानते हैं पैसा नहीं दे सकते तो किसी न किसी तरीके से आपको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरा व्यक्ति मेरे हिसाब से चले, लेकिन आपके मन में ये भाव हो कि नहीं, मैं केवल सत्य के साथ चलूंगा, कुछ समय के बाद लोग आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतने सत्यवादी क्यों रहे आप? बचपन से आपको ऐसे संस्कार मिले, ऐसा माहौल घर में देखा, या 9वीं क्लास में जब आप भोपाल में थे और आपको बिहारी कहा जाता था, बिहारी कह कहकर चिढ़ाया जाता था, वहां से ये टीज लगी और कहा कि ईमानदारी कहीं न कहीं मेरे संस्कार में है। मतलब होता है ना, मेरे ग्रैंडफादर भी फ्रीडम फाइटर थे अपने जमाने में, वो भी थोड़ा अलग चले और जीवन में उन्होंने अपने लिए कुछ अर्जित नहीं किया। पिताजी मेरे इंडियन ऑयल के लंबी नौकरी में रहे, सबसे ईमानदार उनको लोग मानते थे, पूरे गांव में आज भी लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भाव कि अपने जो पूर्वजों की परंपरा है उसको लेता चलूं, ये बहुत मन में है, स्थापित है। और साथ में एक दृष्टिकोण कि बिहार में कुछ बड़ा करना है। तो यदि छोटे चीज़ों में मैं उलझ गया तो मैं क्या कर पाऊंगा? तो बगहा हो, रोहतास हो, जहाँ भी रहा, पटना सीनियर एसपी रहा, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे डिलेमाज आते हैं, बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जब आप एक आसान निर्णय ले सकते हैं। लेकिन उस समय मैंने आसान निर्णय नहीं लिया, जानते हुए कि कठिन निर्णय लेने पर परिस्थितियां मेरे प्रतिकूल हो जाएंगी, लोग मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन मैं उसके लिए तैयार रहा। इसलिए तैयार रहा क्योंकि मैं बड़ी चीज़ देख रहा था। मैं ये देख रहा था कि बड़ा परिवर्तन तभी होगा जब मैं सही के लिए स्टैंड लूंगा। तो ऐसा कोई सबक जो आईआईटी के टाइम पर आपने सीखा और आपकी पुलिसिंग में काम आया हो? देखिए, आईआईटी एक तरह से एक लेबोरेटरी थी, है ना। मैं उससे पहले केवल पढ़ता था और अच्छे से पढ़ता था। 9th के बाद मैंने खेलना भी लगभग बंद हो गया था, होता है ना, पूरे टाइम पढ़ाई चल रही थी। आईआईटी जब पहुंचे तो लगा कि ऐसे केवल किताबी कीड़ा बन के रहने से नहीं होगा, समाज में मुझे एक बड़ा योगदान देना है। तो आईआईटी के कैंपस में सोशलाइज करने लगा, लोगों से मिलने लगा, अपने विचारों को व्यक्त करने लगा। उसी क्रम में मुझे लगा कि हॉस्टल का चुनाव लड़ता हूँ। तो पहली बार फर्स्ट ईयर में अनअपोज जीता था, जनरल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव सेनेट में। ठीक है। सेकेंड ईयर में जब आए तो फिर लगा कि अब अपने हॉस्टल को मैं देखता था, मुझे लगता था हॉस्टल में जो चीज़ें चल रही हैं अच्छी नहीं है। जिसकी जहाँ मन करता वहाँ पार्क कर देता है, जिसको मतलब बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो हॉस्टल में होती हैं, मतलब नेताओं में नियम नहीं आपके अंदर बचपन से ही? नहीं, नेतृत्व क्षमता तो बिल्कुल थी और लगता था कुछ बदलाव हो, लीडरशिप वाली लीडरशिप। लेकिन उसमें पूरे हॉस्टल को कन्विंस करना कि देखो मैं मेरे पास ये विजन है, मैं हॉस्टल में ऐसा कर दूंगा। इस प्रकार से मैंने अपना चुनाव भी लड़ा और लोगों ने समर्थन भी किया। उस समय जो मेरी मार्जिन थी वो ऐतिहासिक थी। फर्स्ट ईयर में अनअपोज जीता था, सेकेंड ईयर में चुनाव हुआ, लेकिन उस समय की अगर बात करें 350 वोट मुझे मिले थे, जो प्रतिद्वंदी थे उनको 100 वोट भी के आसपास मिले थे। तो एक बड़ा मार्जिन था उस समय। उसके बाद भी मन में इतनी सिंसियरिटी थी कि बहुत काम करने लगे। अब दिक्कत थी, पढ़ते थे आईआईटी में, इतना काम करेंगे तो पढ़ाई भी तो मुझे ही करनी थी। तो पढ़ाई सफ़र की सेकेंड ईयर में, और तब एक झटका लगा। उस समय लगा कि पढ़ाई सफ़र करेगी, मैं तो पढ़ने आया था, लेकिन जीवन का लक्ष्य बड़ा था तो मुझे लगता था कि और भी चीज़ों को सीखूं। उस समय मैंने ये देखा, जब स्थिति मेरी थोड़ी कमज़ोर हुई तो जो अपने आसपास के लोग थे सब अपने स्वार्थ से जुड़े थे। मतलब होता है ना, आपका जो चुनाव चल रहा हो, सबको आपके मन में कुछ ना कुछ भाव था कि इस व्यक्ति से मुझे ये काम है, इससे मुझे मेरा ये स्वार्थ है। क्योंकि मैं चल रहा था पूरे आदर्शों पे कि नहीं। तो अपने जो विंग के लोग थे जो सबसे अधिक मेरे साथ जुड़े थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ कि वो किसी एक विंग में जाना चाहते थे जिसका अलॉटमेंट का अधिकार मुझे था। लेकिन उस समय जब अलॉटमेंट कर रहा था
तो उसी पंच परमेश्वर वाली स्थिति में अलॉटमेंट मैंने जिसको कर दिया जो क्वालिफाई कर रहे थे, अपने विंग वालों को नहीं किया, तो अपने विंग वाले बड़े नाराज हो गए। तो उस समय मुझे ये लगा कि अपने साथ जो लोग जुड़ते हैं तो उनको बहुत स्पष्ट रूप में समझाना कि आप क्या हो, आपके आदर्श क्या है। यदि आपको इस भाव से लोग आपके साथ जुड़े कि उनका स्वार्थ जुड़ा होगा तो लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन आपको लगता है कि जिंदगी आदर्शों पर चलती है? देखिए, अब कितना भी कोई कुछ कह ले, यदि आप आदर्शों के साथ जीते हैं तो आपके अपने मन में संतुष्टि रहेगी। परेशानियां होती हैं इस बीच, परेशानियां होंगी, उतार चढ़ाव होते हैं। देखिए जीवन में वही है ना, आप बहुत आसान रास्ता चुनेंगे, कुछ समय तक आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके भी अपने रिएक्शंस होंगे, उसके अपने। लेकिन आप कठिन रास्ता चुनते हैं जानते हुए कि कठिन है, लेकिन मन में भाव है कि मैं कठिन चुन रहा हूं लेकिन सही रास्ता चुन रहा हूँ, पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो उसमें फिर आपके मन में संतुष्टि होगी। जो परिस्थिति थी, जीवन बहुत लंबा नहीं है, सबके पास समय सीमित है। आज आप युवा हैं, कल वृद्ध होंगे, अब चले जाएंगे, लेकिन जो समय आपने बिताया है, यदि समय को आपने सही नियमों के साथ जिया तो आपके मन में सेटिस्फैक्शन होता है कि देखो मैं ऐसा व्यक्तित्व हूँ जो छोटी छोटी चीज़ों में कभी प्रभावित नहीं हुआ और सही के साथ चलता रहा। तो ये बहुत बड़ी संतुष्टि है। एटलीस्ट जब आईने में अपना चेहरा देखेंगे तो फक्र कोई महसूस रिग्रेट नहीं होगा। और हाँ। मुझे लगता है कि जीवन का लक्ष्य सबसे बड़ा यदि कुछ है तो संतुष्टि है। और मैं बिहार से आता हूँ, बिहार उपनिषदों की भूमि रही है। वैदिक काल में भी एक मंत्र आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाना वृक्षम परिस हो जाते। एक डाल पर दो पक्षी बैठे हैं, जिसमें एक पक्षी सब कुछ ग्रहण करता है, दूसरा केवल देखता रहता है। तो जो देखता रहता है आपकी अंतरात्मा है, और जो ग्रहण कर रहा है वो आप हैं, जो आप देखते हैं, आपको लगता है वर्चुअली कि मैं हूँ। लेकिन जो पक्षी चुपचाप देखता रहता है, जब भी आप कुछ गलत करते हैं तो निश्चित आपके मन से ये आवाज़ आती होगी मैं गलत कर रहा हूँ। हर व्यक्ति के साथ होगा। अब आप किस भाव को अधिक प्रधानता देते हैं, या तो आप उसकी सुनेंगे, या जो आपको लग रहा है चलो जो कर रहा हूँ ठीक, सब तो यही कर रहे हैं, तो सब जो कर रहे हो आप करेंगे, फिर आप भीड़ में खो गए। लेकिन इतिहास वही बनाता है, परिवर्तन वही करता है जो उस पक्षी की सुनता है, जो चुपचाप देखकर बताता है कि बेटा तुम्हारा लक्ष्य क्या था, क्यों आए उस धरती पर, क्या करना है। और मेरे साथ कहीं ना कहीं उस पक्षी की बात मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, जो हमेशा मन को सचेत करता रहा है और बताता रहा है कि कोई कठिनाई आ सकती है, परिस्थितियाँ बहुत चैलेंजिंग हो सकती हैं, लेकिन तुम आए हो एक बड़े परिवर्तन के लिए, तो डिगना मत। और कहीं ना कहीं जो पूरा परिवेश है, चाहे पिता से मिला हो, पूर्वजों से मिला हो, वो भी इसीलिए है कि कोई स्वार्थ आपको प्रभावित नहीं करे, आप समाज को देने आए। आप सेटिस्फाइड हैं लाइफ में? आपको लगता है कि जो जो आपको चाहिए था आपने वो सब अचीव कर लिया, संतुष्टि है अभी? देखिए, अभी तो बहुत दूर जाना है, लेकिन अभी तक जो हुआ है, जहाँ पहुँचा हूँ, जिस दिशा में चल रहा हूँ, मुझे लगता है सही दिशा में चल रहा हूँ। अभी कभी लगा ऐसा कि आईआईटी जो कर रहा था वो अच्छा था, जर्मनी चले जाता, वहाँ पे अपनी लाइफ सेटल हो जाती, पुलिसिंग में आके कुछ ज्यादा ही चुनौती आ गई, कभी ऐसा लगा? ऐसा नहीं लगा। उसके भी उस समय तो बड़ा स्पष्ट निर्णय हुआ था आईआईटी में कि जाना सिविल सर्विसेज में ही है। सिविल सर्विसेज में जब आया था तो मेरे मन में बड़ा क्लियरिटी नहीं थी कि आईएएस, आईएफएस, आईपीएस किस रूप में मेरा योगदान होना चाहिए। लेकिन उस समय जो सर्विस मिली तो मेरा रैंक था ऑल इंडिया रैंक 60 जी। तो 60 में आईपीएस मिला और बिहार कैडर मिल गया जी। घर वाले, पिताजी, सभी लोग बिहार में रहे ही थे, बिहार की परिस्थितियों को भी देखा था। मुझे बिहार आने के लिए मना भी करते थे, एक समय ऐसा था। और जब पुलिस में बिहार कैडर मिला, उस समय मेरे मन में था कि ऐसा ना हो बाद में जीवन में कभी लगे कि मेरे मन में कोई रिग्रेट है। तो मैंने दोबारा परीक्षा दी, और दोबारा जब परीक्षा दी तो रैंक आया 62 और सर्विस मिली इंडियन फॉरेन सर्विस। पिताजी बड़े खुश हुए कि अब तो बेटा तुमको बिहार नहीं जाना पड़ेगा, अब तो फॉरेन सर्विस मिल गई है, व्हाइट कॉलर जॉब है, अच्छे से बाहर रहो। लेकिन मैं तो बिहार में ही आना था, चाहे किसी सेवा में हो, तो मन में ये भाव था। तो इसको लेकर उस समय बिहार आए भी, समझे भी, और तब मैंने कहा नहीं, जो मैंने निर्णय लिया वही करूंगा और मैं बिहार ही जाऊंगा। तो जीवन में ऐसी चीज़ें आती हैं और परिस्थितियों में आपको लगता है, लोगों को लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, कि मन में आपके कन्विक्शन हो कि ये करना है, तो आप फिर डिगेंगे नहीं, फिर आप चलते रहेंगे। आप सेकंड ईयर में जब थे तो और सबसे बड़ी बात, रिग्रेट नहीं होगा। जैसे उस समय अगर मुझे आज रिग्रेट क्यों नहीं होता है कि ऐसा नहीं था मैंने दोबारा ट्राई नहीं किया उस तरह का, मैंने सब कुछ करके पाके फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे बिहार के लिए ही काम करना है। फॉरेन जॉब छोड़ी, फॉरेन सर्विस छोड़ी, और बिहार में जब आज कर रहा हूँ, एक एक गाँव में जाता हूँ, तो मन में संतुष्टि है कि मैं इसीलिए आया था। आपने अभी जिक्र भी किया कि आप 2 सब्जेक्ट में आपको वहाँ पर कुछ नुकसान उठाना पड़ा। सेकेंड ईयर में जब आप थे तो 2 सब्जेक्ट में फेल हुए थे आप, तो फिर उसके बाद दोबारा से मोटिवेशन कहाँ से मिली, और एक छात्र के जीवन में फेल्योर का मतलब क्या होता है? देखिए, आईआईटी में जब प्रेसिडेंट बना तो वही 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ था। पहले बहुत बड़ा झटका था, लेकिन फिर लगा कि आया हूँ, बड़ा लक्ष्य भी है, अगर ऐसे हो गया तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो फिर मैंने संकल्प लिया कि अब आगे सिविल सेवा की तैयारी भी करनी है। आईआईटी में 4 साल के अंदर ही सारे कोर्सेज भी कंप्लीट करने हैं। तो जो समय पहले बहुत अच्छे सोशलाइज कर रहे थे, मेरे जितने मित्र हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, उसका फर्स्ट 2 साल उन्होंने जिस रूप में देखा होगा, उसके अगले 2 साल बिल्कुल ही अलग रूप में देखा। तो ड्रास्टिक चेंज कैसे आया? मोटिवेशन कहाँ से? डिटर्मिनेशन, जो समय है खुद से ही, समय मेरे पास 2 साल है। किसी ने डांटा नहीं घर में?
घर में तो मतलब लोगों को लगता है ना क्यों ऐसा हो रहा है, लगता है भटक गया है। हाँ। तो समझाने का लोग प्रयास करते हैं कि सबको लगा होगा कि मामला कुछ और हो रहा है, कुछ और हो रहा है। उस समय भी जब घर आया था तो पिताजी ने देखा कि सारे उपनिषद लेके आ रहा है, ऋग्वेद लेके आ रहा है, तो उनको लगा क्या करना चाहता है, सन्यासी बनना चाहता है, क्या चाहता है, इसके मन में हो क्या गया है। आप ये सब लेकर आए थे? हाँ, तो घर में छुट्टियों में उस समय 99 में मेरे मतलब जीवन कॉमिक्स की किताबें नहीं लेकर आए या कुछ और नॉवल बुक्स नहीं लाए? उस साल मैं ऋग्वेद पढ़ रहा था, है ना। ऋग्वेद पढ़ रहे थे? तो ऋग्वेद मैंने पूरा पढ़ा, सारे उपनिषद पढ़े। तो अब समझिए मेरी उम्र कितनी रही होगी उस समय, 18-19 ईयर्स की एज रही होगी, भरी जवानी में, और एकदम पूरे यंग एज में। बंडल में लेके किताबें लेके आ रहा हूँ। तो घर वालों को लगता है, उसमें फेल भी कर चुका हूँ 2 सब्जेक्ट में, उनको लगता है मेरा बच्चा डिविएट कर गया है। आपको लग रहा था कि तो आप मैंने साधु पिताजी संत से- बनने जा रहे हैं? नहीं, साधु संत तो एक तरह से बन ही चुका था, मतलब होता है ना मन में जो है वो भाव आ गया था कि अब जीवन समाज के लिए है, अपने लिए नहीं जीना है। तो संत मतलब केवल यही नहीं कि संत हम बड़ा एक धोती पहन लिए, वो चोकर पहन लिए, भगवा चोला पहन ले, ऐसे ही मन नहीं। आपका शुद्ध है तो आप संत हैं, मैं तो यही ये मानता हूँ। सर, ये भाव कहाँ आता है, ये कब आता है जब आप इंसान को लगता है कि उसे अपने लिए नहीं समाज के लिए जीना है? ये कौन सा क्षण होता है और वो मानसिक अवस्था कौन सी होती है? देखिए, जब आसपास चुनौतियां बहुत होती हैं ना, और मुझे तो यही लगता है कि और लगता है कि समाज में चीज़ें इससे अच्छी हो सकती हैं, मेरी भूमिका हो सकती है, तब आप समाज के लिए जीने लगते हो। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो आपको लगता है चलो सब अच्छा ही चला तो मैं क्यों इसमें परिश्रम करूं। लेकिन चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती हैं और आपको लगता है कि इससे चीज़ें अच्छी हो सकती हैं और मैं भी इसमें थोड़ा प्रयास कर सकता हूँ, तब आप उस भूमिका में अपने आप आ जाते हैं। ये कहा जाता है, देखिए देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन बिहार का रोहतास जिला, उसके लिए ये कहा जाता है कि सही मायनों में 26 जनवरी 2009 को आज़ाद हुआ, जब आपने ऑपरेशन विध्वंस के तहत नक्सलियों का खात्मा किया। इस ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ा रिस्क क्या था? सबसे बड़ा रिस्क एक एक व्यक्ति जो गया था उसके प्राणों का था। हाँ। क्योंकि उससे पहले जब भी पुलिस पहाड़ों पर जाती थी तो कहीं ना कहीं नुकसान उठा के ही आती थी। 2002 में डीएफओ शहीद हुए थे, 2006 में डीएसपी शहीद हुए थे, एक लंबी श्रृंखला में लोग शहीद हो रहे थे और सॉल्यूशन किसी के पास नहीं था। कुछ लोगों के पास ये सॉल्यूशन था कि मत जाइए उस क्षेत्र में, अपने डिफेंस कीजिए। कुछ लोगों के पास सॉल्यूशन था कि वेट कीजिए, देखते रहिए, चीज़ें अपने आप बदलेंगे। लेकिन मेरे मन में तो बड़ा स्पष्ट था कि जब तक कुछ प्रयास नहीं करेंगे चीज़ें बदलने वाली नहीं है। आप छोड़ देंगे तो चीज़ें यथा स्थिति हमेशा आपको बनी डर नहीं रहेगी। लगा, अपनी जिंदगी का खतरा नहीं लगा? देखिए, डर तो नेचुरली आपको लगता है ये कहीं से गोली चल सकती है, हाँ। कुछ हो सकता है, आप यू हैव टू बी अलर्ट। तो जब उस क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो हमेशा ये भय तो रहता है ये कहीं से कुछ भी हो सकता है, अनहोनी हो सकती है, लेकिन उसके आपको तैयारी करके जाना होता है। तो तैयारी टैक्टिकली जो हम लोग को ट्रेनिंग में दी जाती है, तो उसकी जो भी बेस्ट टैक्टिक्स हो सकती थी उसको हम लोगों ने अपनाने का हमेशा प्रयास किया। शुरुआत में जब जाते थे तो एक सरप्राइज का एलिमेंट रहता था। रात के 12 बजे घर से निकलना हुआ, किसी को बताना नहीं कहाँ जा रहे हैं, रोड बड़े खराब थे, फर्स्ट लाइट पे सुबह पहाड़ पे चढ़ते थे। ये जो जिस एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टेंसेस बहुत लंबे थे, रोड नहीं थे, कच्चे रास्ते थे, और इन कच्चे रास्तों में लैंडमाइंस लगी रहती थी। पहाड़ी के ऊपर ना फोन काम करता था ना वायरलेस सेट काम करते थे, काफी ऊपर था। कौन सी ईयर की बात बता रही हैं आप? ये मैं आपको 2008 से लेकर 10 की बात बता रहा हाँ, हूँ। एक ऐसा भी गांव था जहां बच्चों ने कभी बिजली का बल्ब नहीं देखा था। वो पूरा बड़ा बैकवर्ड इलाका था पहाड़ के ऊपर। उसमें सभी में जो उग्रवादी थे अपना लिबरेटेड जोन मानते थे, उनकी ट्रेनिंग भी चलती थी, रिक्रूटमेंट भी चलता था, और एक एक व्यक्ति उनका समर्थक था। उस परिस्थिति में वहां जाकर परिवर्तन लाने के लिए हम लोगों ने संवाद करना शुरू किया। गाँव में जाना भी अपने आप में बड़ा रिस्की था। 60 किलोमीटर दूर एक गांव है और कच्चा रास्ता, तो एक दिन तो आप जा नहीं पाएंगे। कुछ दूरी आप गाड़ी से जाएंगे, बाकी एक दिन में आप चलेंगे भी 100 लोगों को लेकर 10 किलोमीटर चलेंगे, और फिर आपको कहीं रुकना होगा, भोजन करना होगा। तो इसी टेक्निक पे हम लोग चलते रहे और 4-4 रातों का कैंप लगता था। एक दिन यहाँ जाएंगे, अगले दिन वहाँ जाएंगे, अगले दिन वहाँ जाएंगे, और जहाँ भी जाते थे गाँव वालों को बुलाते थे, उनसे बात करते थे, समझने का प्रयास करते थे कि चीज़ें कैसे सुधरेंगी। उससे पहले बगहा में था, बगहा में भी लोगों से बात करके ही बदलाव आया था। रोहतास में जब लोगों से बात करते थे तो हर व्यक्ति बड़े गौरव के साथ बताया करता था, जो आदिवासी था, कि हमारे पूर्वज बड़े यशस्वी थे, उन्होंने कभी रोहतास किले को बनाया, उनके वीर गाथाओं को बताता था। तो हमने यही कहा कि जब पूर्वज ऐसे थे तो तुम में क्या कमी है, क्यों ना अपने जीवन में तुम भी अपने क्षेत्र में कुछ बदलाव के लिए प्रयास करो। ये नहीं कहा कि तुम उग्रवादियों का विरोध करो, लेकिन कुछ प्रयास करो। और प्रयास करने के लिए हमने एक उद्देश्य ये दिया कि इस क्षेत्र में पर्यटन की बड़ी संभावना है। यानी अकबरी का भी वर्णन किया कि उसमें 200 झरने हैं, रमणीक स्थल हैं, और भी ऐतिहासिक डिस्क्रिप्शंस थे। फरिश्ता ने लिखा था कि दुर्ग अभेद्य है। इन सारी बातों को कह के उनके गौरव को हम लोगों ने जगाने का प्रयास किया, और तब कहने लगे कि तुम टूरिस्ट गाइड बन सकते हो। यहाँ आने वाले समय में बहुत टूरिस्ट आएंगे। उस समय जिस व्यक्ति ने टूरिज्म का नाम नहीं सुना हो उसको हमने टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग देनी शुरू की। तो लोग हंसते थे कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ, इससे क्या होगा, नक्सल थोड़ी इसमें कुछ करने देंगे। लेकिन तब मैंने कहा था, अब देखिएगा 20 साल बाद, 20 साल भी हुए नहीं है, लेकिन क्षेत्र बदल चुका है। आज बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी जाते हैं। जिस इलाके में कभी मुझ पर गोलियां चली थी, 6 इंच से सैकड़ों गोलियां निकली थी। आपके ऊपर राइफल भी तान दी गई थी?
संतरी खड़ा था, हम तो सामने पहुंच गए थे, चल गई होती तो आपके फायरिंग नहीं हुई साथ थी लेकिन। और फायरिंग उसके बाद हुई। हाँ जैसे एक बात जो है सोली गांव की है, जी 3 सितंबर 2008 रात में चले थे 12 बजे डेहरी ऑन सोन से, सुबह 5 बजे सोली पहुंचे थे, और जिस समय पहुंचे सबसे आगे मेरी ही गाड़ी थी। तो सामने मैंने देखा एक व्यक्ति राइफल लेके खड़ा है, तो फॉर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड लगा कि एसपी मैं हूँ। मैंने तो किसी को कहा नहीं कि भाई तुम्हारी ड्यूटी यहाँ लगी वो है। नक्सली थे। तभी ड्राइवर चिल्लाया कि नक्सली है, हाँ। और एकाएक होता है ना, मतलब सामने दुश्मन खड़ा हो, बंदूक तनी हो, चल गया होता तो आपके साथ कहाँ पॉडकास्ट होता है। तो ऐसी क्या वजह रही कि आपने उसको डाइवर्ट किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर हुआ ये क्या? सब नियति है, होता है ना इसमें। नॉर्मली कोई व्यक्ति अगर गोली लेके खड़ा होगा, हाँ, वो उसके of course। सामने कोई उसका पुलिस आ जाएगी, गोली चलाएगा। हाँ। नक्सल की भी यही ट्रेनिंग है। तो उस समय ऐसा हुआ कि वो भी देख के डर गया, अंदर भागा कि उस स्कूल बिल्डिंग में लगभग 60 नक्सली रुके थे। उसको लगा अपने साथियों को अलर्ट कर दूं। मेरी गाड़ी एक सिविल गाड़ी थी, तो सिविल गाड़ी देखकर पहले समझ नहीं पाया कि पुलिस आई है, लेकिन जब उस पास आए, उसने देखा पुलिस है, तो वो भी गोली चलाने से पहले, तो नक्सली भी अंदर से डरपोक होते हैं। अच्छा। बेसिकली सामने से आपसे नहीं लड़ते, दे इंडल्ज इन गरिल्ला वारफेयर, आपकी पीठ पर वार करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा अवसर था, एसपी खुद सामने आ गया था, तो नेचुरल था वो भी डर गया, अंदर भागा। और पुलिस भी या किसी के सामने यदि गोली चलने वाली नौबत हो, तो हर व्यक्ति क्या करता है, पहले कवर लेता है, छुपने का प्रयास करता है। तो मैं भी गाड़ी से कूदा, एक पत्थर के पीछे गया, फिर उसके बाद स्कूल की बाउंड्री के पास लगा, तब तक गोलियां चलनी शुरू हो गई और चलने लगी। और उस समय जो भी गाड़ियां पीछे थी, जब गोलियां चलने लगी तो ड्राइवर भी गाड़ी पर तो बैठेगा नहीं, हर आदमी पोजीशन खोजता है। हमारे पास 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी जो पीछे थी, उसमें एक एंटी लैंडमाइन गाड़ी थी और एक बीपी जिप्सी थी। ठीक है। तो ये गाड़ी जो थी, ये धीरे धीरे करके जंगल के रास्ते से फिर आने लगी। इसमें करीब 10 मिनट लगे होंगे। तो ये 10 मिनट जो थे उसमें सैकड़ों गोलियां चली। करीब 30 उग्रवादी गांव के स्कूल में थे, और 30 अलग जो थे अलग अलग घरों में रुके हुए थे, 2-2 करके। तो हर घर से गोलियां चल रही थी। तो उस समय तो ऐसा लग रहा था कि मानो पता नहीं कहाँ से गोली चल रही है। आपने कभी फिल्मी स्टाइल में ऐसा किया कि राइफल को पकड़ के घुमाया हो, या जैसे फिल्मों में हम देखते फिल्मों हैं? में जो आप देखते हो तो बनाई हुई कहानी होती है, रियल कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। रियल कहानी जैसे जब गोलियां चलती हैं और लग रहा हो, तो मैं तो हमेशा ये देख रहा था कि मैं ठीक हूँ, आसपास भी लोग ठीक है, और सबको ऊपर जिम्मेदारी मेरी है कि सबको सुरक्षित ले भी जाना है। तो जो भी समय था, जो गरिल्ला वारफेयर में नक्सल्स रहते हैं, वो तो आपकी छोटी सी कमी में आपका सत्यानाश कर देंगे। तो बड़े टैक्टिकली उस एरिया मूव करना होता है। तो उस समय मैं देख रहा था नक्सल भाग भी रहे जंगल की, और दिख भी रहे थे। फायरिंग की थी, क्रॉस फायरिंग? फायरिंग दोनों साइड से हो रही थी, है ना। तो उसमें सब अपनी पोजीशन लेकर फायर कर रहे थे। 10 मिनट में जब दूसरा जो एंटी लैंडमाइन व्हीकल थी स्कूल के पास आई, तो ऊपर जो संतरी फायर कर रहा था वो भी कूदकर पीछे की ओर भागा। हम उस टेरेन से फेमिलियर नहीं थे। स्कूल के चारों तरफ जंगल था, और जंगल में कौन छुपा, क्या रास्ता है। रात को हो रहा था, सुबह 5 बजे, अर्ली मॉर्निंग, फर्स्ट लाइट। तो सुबह हम तो पहली बार पहुंचे थे जिंदगी में, पहली बार आप जहाँ पहुंचे कुछ इलाके बारे में पता नहीं हो, और चारों तरफ फायरिंग हो रही हो। तो स्कूल में जब सर्च किया गया था, 3 पुलिस राइफल्स मिली थी, सैकड़ों गोलियां मिली थी। नक्सलियों ने उस गांव में मेडिकल कैंप लगाया था। झारखंड से भी डॉक्टर्स आए थे, कुछ छत्तीसगढ़ से भी आए थे लोग वहाँ पर प्रचार करने के लिए। और इस पर एक मूवी भी बनी है ना? मूवी तो मैंने नहीं देखी, बहुत सारी छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज इस टाइप की उस पे बनी हुई है, तो ऑनलाइन। तो नक्सलियों का खात्मा करने के लिए आपको कितना समय लगा? देखिए, रोहतास में परिवर्तन मुझे लगता है, जिस समय हम लोगों ने सब शुरू किया था सोन महोत्सव, उससे लगभग विद इन 1.5 से 2 साल में सारी चीजें समाप्त हो गई। बगहा में भी लगभग क्राइम में 1.5 साल लगा था। लोग जब जुड़ते हैं और लोगों के मन में भाव जागृत होता है कि हमें अपने क्षेत्र के परिवर्तन के लिए कुछ करना चाहिए, तो बगहा में क्रिमिनल्स बड़े लंबे समय से चल रहे थे। अंग्रेजों ने लिखा था यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम, पत्रकार मिनी चंबल कहते थे। पुलिस के बहुत सारे ऑपरेशंस हुए थे, ब्लैक पैंथर, व्हाइट पैंथर, अलग अलग नामों से होते थे, क्योंकि बड़े ये नाम कौन रखता है? हम देखते कई सारे ऑपरेशंस के नाम रखे जाते हैं। नाम जो उस समय, जैसे ऑपरेशन विध्वंस, हम लोगों की टीम मिली थी, हमने कहा कि नक्सलियों का विध्वंस करना है। तो ये आपने नाम रखा था? तो नाम वही मैंने ही रखा था। तो ये जो टॉप होता है लीडरशिप में, उस समय रखा जाता है, कोई एक ऐसा नाम रखा था जो हर सिपाही को अपील करे और उसके लगे कि हम कुछ करने के जा रहे हैं। तो हम जब जा रहे थे, ऐसा था कि ऑपरेशन विध्वंस, मतलब आज अब पुलिस के पताका फहरा देनी है। तो उस समय सभी इसी प्रकार से जब लोग जुड़ते हैं, तो नक्सलियों का भी लोगों ने विरोध करना शुरू किया। ये सबको 2008-9 की बात है, 10 ये 2008 से 11 के बीच की बात, 11 के बीच, ठीक है। जिस इलाके में सोचिए कभी लोग घरों से बाहर नहीं निकले, जहां पर कभी चुनाव नहीं हुए, जहां पर बीएसएफ पर एकदम बंदूक तान दी जाती थी, वहां पे एकदम आपने माहौल को बदल दिया। तो मुख्य तौर पर जो स्ट्रेटेजी आपने अपनाई वो हमें बता दिए, लेकिन फिर भी अगर उसको हम मेजरली 3 पॉइंटर्स में बोलें तो वो क्या क्या होगा? देखिए, सबसे पहले लोगों के बीच में विरासत के प्रति एक गौरव का भाव जागृत करना, वर्तमान के विषय में बताना कि वर्तमान में आप कुछ कर सकते हो, और फिर उनको दिशा देना कि इस दिशा में प्रयास करें। यदि इस प्रकार से हम करते हैं तो बगहा में बहुत लंबे समय से क्राइम चल रहा था। 100-150 किडनैपिंग हर साल होती थी।
अगर आप यूपी से हैं, यूपी से उस एरिया में जो भी रहते होंगे उनसे आप पूछेंगे तो कहेगा जंगल पार्टी है, 10 यू गैंग्स, इस प्रकार से। गोरखपुर, कुशीनगर, ये सभी जिलों में लोग किडनैप होते थे। जी। और इनफैक्ट मैं जब गया था, मुंबई के एक बड़े फिल्म मेकर थे, उनको लोग किडनैप करके वहाँ लाए थे और केस बगहा में रजिस्टर हुआ था। लंबे समय से चल रही थी, छोटे छोटे, केवल पैसों के लिए नहीं, लंबी लिस्ट आती थी, इतने रुपए देने हैं, इतना अनाज देना है, इतने मुर्गी देने हैं, इतने। किसको देना है? जो लिस्ट आती थी क्रिमिनल, जैसे पटना में जब सिटी एसपी था जी, तो फोन पर रैंसम कॉल आता था, कभी कोई डॉक्टर, कभी कोई स्टूडेंट किडनैप होता था रंगदारी के लिए। रैंसम, किडनैपिंग फॉर रैंसम, अपहरण। ठीक है। तो जब एक किडनैपिंग हुई, सरकार भी हिल जाती थी। मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, जो नई सरकार आई थी और मैंडेट था कि क्राइम खत्म करना है। तो मैं तो सिटी एसपी पटना था, तो कहीं ना कहीं कोई किडनैप होता ही था। पटना में 30 थाने थे, कोई किडनैप हुआ तो नींद गई। तो जब किडनैपिंग हुई मतलब नींद गई। अब जब तक व्यक्ति मिला नहीं सेफली, तो अब फोन सुनते थे, कॉल डेटा एनालाइज करते थे, बहुत कुछ करते थे। उनके जितने भी क्रिमिनल गैंग्स थे उनकी एक्टिविटीज़ पता करते थे, रेड्स करते थे। बगहा में लंबी हिस्ट्री थी, 4 किसानों की हत्या हुई, उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई थी। जब पुलिस फायरिंग में 2 लोग मारे गए थे, स्थिति बड़ी वैसी थी कि लोग पुलिस के विरोध में खड़े थे और कहते थे कि पुलिस किसी काम की नहीं है, सरकार के विरोध में थे। और मेरी पोस्टिंग हुई थी तो यही कह के भेजा गया था कि आप जाइए जी। जब मैं गया उसके कुछ दिनों बाद 2 लोग किडनैप हुए, तो उस समय मैं भी बड़ा चिंतित हो गया कि 2 किडनैप हुए हैं, मतलब बड़ी फिर से वैसी ही बात हो गई, नींद गायब। बट जब मैंने पुलिस हेडक्वार्टर फ़ोन किया तो वहाँ से रिप्लाई ये मिला कि विकास अब तुम पटना में नहीं हो, बगहा चले गए हो, बगहा में ये सब होता रहा है। तो बड़ा अजीब सा लगा मुझे कि बगहा में होता रहा है। तो मैं तो बगहा बिहार को ही कहते हैं? नहीं, बगहा वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो केवल पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। मतलब वो डिस्ट्रिक्ट इसलिए बनी क्योंकि क्राइम बहुत था, रेंज भी पुलिस रेंज बेतिया रेंज है। तो बगहा में उस समय लोगों से जब मैंने बात करना शुरू किया, भाई ऐसा क्यों है, ऐसा लोग क्यों हार मान चुके हैं कि यहाँ किडनैपिंग बंद नहीं होगी, क्राइम बंद नहीं होगा। तो कुछ लोगों ने कहा याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि की भूमि है। तो मैंने कहा तो इससे क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे। ये तो भाई कोई चीज़ गलत हो रही है, आप उसको जस्टिफाई करने के कारण खोज रहे हो कि भाई ऐसा था। मैं ये नहीं मानता, मुझे लगता है कि नहीं, चंपारण एक अलग भूमि है। भगवान बुद्ध भी यहीं से उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों का उन्होंने त्याग किया। महात्मा गांधी आए, उन्होंने भी इसी भूमि में एक बड़ा परिवर्तन वहीं से प्रारंभ किया। तो मुझे लगता है कि मैं जब आया हूँ तो एक बड़ा परिवर्तन मैं भी अपने समय में देखना चाहता हूँ और इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। लोगों से जब बात करनी शुरू की तो सबने बताया कि गन्ने की खेती होती है, जिसमें क्रिमिनल्स सरकारी ज़मीन पर, लोगों की ज़मीन पर गन्ना लगाते हैं। तो करीब 320 एकड़ हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और पुलिस कैंप दियारे में लगाए, गन्ना कटवाना शुरू किया। गन्ना कट के चीनी मिल में गया, पैसा सरकार के पास आया। 2006-07 में करीब 25 लाख रुपए सरकार के पास आए, जो सामान्य रूप से डकैतों के पास जाते। अच्छा। आर्थिक रीढ़ टूटी। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, उसको हम लोगों ने जब बंद किया तो अब समझिए लगभग करोड़ों का नुकसान, जैसा कि बाद में जो क्रिमिनल ने सरेंडर किया था उन्होंने भी बताया कि हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया उस समय। 2006-07 की बात, 6 की बात कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने आर्थिक रीढ़ पर हमला किया, मुठभेड़ें भी हुई, कुछ क्रिमिनल्स मारे गए। लेकिन सबसे बड़ा काम यही किया कि सोच बदलनी होगी। जब तक हम ये सोचेंगे कि वाल्मीकि की भूमि है और ऐसा होगा तो चीज़ें बदलेंगी ही नहीं। तो एक एक डकैतों के परिवार में जाकर हम लोगों ने संवाद करना शुरू किया और कहना शुरू किया, रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। और एक सकारात्मक परिवर्तन व्यक्ति को पूज्य बना सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लोगों को जब कहना शुरू किया तो कुछ समय लगा। पहले एक गैंग ने सरेंडर किया, गैंग लीडर ने, और धीरे धीरे करके 26 ने सरेंडर किया। और सबसे बड़े क्रिमिनल उस समय जिनके ऊपर 135 केसेस थे बिहार, यूपी, नेपाल में, जब उनका सरेंडर हो गया तब लगा कि अब चीज़ें सुधर गई हैं। आपको लगता है कि बिहार में चीज़ें अब सुधरी हैं या अभी भी किडनैपिंग होती है? कई नेताओं पे आरोप लग जाते हैं कि उनकी अगर बात नहीं मानो या चुनाव हो रहे हैं तो वो घर से उठवा लेते हैं और मुंह पे एकदम सीधा धमकी देते हैं कि जान से मरवा देंगे या फिर घर से उठवा लेंगे। अभी भी किडनैपिंग का चलन है बिहार में? देखिए, बिहार में बहुत बदलाव आया है। जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस समय किडनैपिंग तो आप यूँ समझिए, बगहा में गाड़ी रोकी, जितने पैसेंजर सब किडनैप हो गए। जिसकी जितनी संख्या थी, जिसकी कैपेसिटी थी, उसके हिसाब से धीरे धीरे करके छूटते थे। किडनैपिंग के साथ किडनैपिंग में बगहा में एक चिट्ठी आती थी जो मैं बता रहा था, इतने पैसे, इतना अनाज, उसके नीचे लिखा रहता था जय मां दुर्गे, उसके नीचे बिहार सरकार, उसके नीचे गैंग का नाम, उसकी मुहर रहती थी, और सबसे नीचे एक नोट रहता था, इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट की सुविधा है। इट वाज सो ऑर्गेनाइज्ड। तो आप समझ सकते हैं वैसा बिहार मतलब था। बिहार सरकार की स्टैंप लगी हुई थी, बिहार सरकार, उसके नीचे गैंग लीडर का नाम, जैसे जो भी तभी इसीलिए ये आप लालू राज के समय की बात कर रहे हैं? नहीं, तो मतलब बहुत लंबे समय से चल रहा था। मैं जब गया FIRs मैंने पढ़ने शुरू किए तो अलग अलग नाम थे। अब नाम में क्या लूँ,
मतलब उसमें गैंग लीडर का नाम नीचे लिखा रहता था, बहुत सारे गैंग लीडर्स थे। मतलब सरकार का पूरा संरक्षण था इन लोगों को। उस इलाके के लिए बिहार सरकार वही था, इसका कहने का मतलब ये था। तो रहता इसलिए था उस टाइम जय मां को दुर्गे, जंगल राज कहा गया। तो उसको बिहार सरकार, नीचे गैंग का नाम और उसके नीचे मुहर और इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की भी सुविधा थी। तो उस इलाके के लिए गैंग लीडर वहाँ का बिहार सरकार था, इस प्रकार की बात थी। लेकिन उसको हम लोगों ने इस रूप में तोड़ा, एक एक गांव में जाकर जब बात करने शुरू किए तो पहला सरेंडर हुआ। इकोनॉमिकली हम लोगों ने उनको हैम्पर किया, मुठभेड़ें हुई। मुझे याद है एक समय, एक महीने में 27 रातें में दियारे में या जंगल में ही सोया, घर में नहीं सोया था, बगहा में। तो कभी बहुत सारे एडवेंचर्स हैं, मैंने अपने ब्लॉग पे लिखा भी है, कैसे कभी जंगली सुअर भागता था, कभी कुछ होता था, अचानक उठना पड़ता था जंगल में। लेकिन उस समय मैंने बहुत एंजॉय किया उसको, क्योंकि मैंने देखा कि चीज़ों को बदलते देख रहा हूँ, डकैतों को मैंने खौफ भी देख रहा हूँ और लोगों को मैंने विश्वास भी देख रहा हूँ। इस चीज़ों को आगे चलने देते हैं। एक पॉलिटिकल स्ट्रगल भी बहुत बड़ा हुआ उस समय। आपके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव हुआ कभी, किसी नेता ने, मंत्री ने आपको हड़काया हो? उस समय हुआ था। अगर आप उस समय के इतिहास को देखेंगे तो एक बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी। कौन से समय की बात है? ये 2007 में हुआ था, जिस समय जो उस समय के माननीय विधायक थे उनको अरेस्ट करना पड़ा था मुझे। और उसके बाद बहुत सारे रूलिंग पार्टी के विधायक भी मेरे अगेंस्ट उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था विधानसभा में। 2 दिन विधानसभा ठीक से चली नहीं थी। उस समय सरकार ने फिर सपोर्ट किया कि व्यक्ति क्रिमिनल तो पुलिस के गठजोड़ को तोड़ रहा है और अच्छा काम कर रहा है। तो मेरे लिए एक बड़ा वो फेज था जिसमें बहुत परेशानी भी हुई। लेकिन लोग जब रोड पर आए तो लोग बहुत बड़ी संख्या में, जो गंगा जल का सीन था वो याद आ रहा था, देखो इस प्रकार से कर रहे हैं। क्या तो कहा जाता था रूलिंग पार्टी की तरफ से, आपसे क्या कहा जाता था? नहीं तो सरकार उस समय, देखिए अब नॉर्मली आप किसी ऐसे व्यक्ति को आप गिरफ्तार करेंगे जो सबके लिए आश्चर्य हुआ कैसे कैसे हुआ, तो किसी का भी रिएक्शन नहीं होगा, भाई हर आदमी यथास्थिति चाहता है। तो मैंने आपको कहा ना, मैं परिवर्तन चाहता हूँ, परिस्थितियों में एक सकारात्मक परिवर्तन। बगहा में लंबे समय से क्राइम चल रहा था। लेकिन आपको लगता है एक अधिकारी की सरकार के आगे चल पाती है? अधिकारी की नहीं चलती, मंत्रियों की, नेताओं की? अधिकारी की नहीं चलती है, सत्य की चलती है। यदि आप सत्य के साथ हैं तो आप अधिकारी हो, एक साधारण व्यक्ति हूँ। यदि आप सत्य के साथ हैं, आपको कोई बाल पावर भी तो मैटर करती है। मैं कहता हूँ सबसे सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। धर्म हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की जो हानि करता है धर्म उसकी हानि करता है, धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। मैंने स्वयं देखा है, बड़े बड़ी परिस्थितियों में, बड़े बड़े विवादों में आराम से इसलिए निकला हूँ क्योंकि मैं गलत नहीं था, मैंने सत्य का साथ, अगर मैं ईमानदार नहीं रहता, सत्य का साथ नहीं देता, तो हो सकता है आप कुछ और सुन रहे होते। अभी हमने कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह का इंटरव्यू किया था, पॉडकास्ट किया था। वो सेम यही चीज़ बता रहे थे कि उनके कार्यकाल में 2008 की बात करें, 6 की बात करें, तो उनके टाइम में भी यही परेशानी होती थी कि जो सत्ता पक्ष था वहाँ पर उनको बुलाया जाता था, डराया जाता था, धमकाया जाता था और मजबूर किया जाता था कि इस फलानी व्यक्ति को, क्रिमिनल को जेल से निकालो, वरना ये परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि सभी अधिकारियों के साथ यही है, जो एकदम टॉप पोजीशन पे होते हैं उनको बहुत मेंटल प्रेशर झेलना पड़ता है सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से। देखिए इसमें एक क्रेडिट मैं देना चाहूँगा, उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनके मन में ये भाव था कि नहीं, पुलिस को एक, नहीं 2006-7 की मैं बात कर रहा हूँ, कि पुलिस को एक फ्री हैंड मिलना चाहिए, जनता का मैंडेट भी था। तो मैंने जो भी निर्णय उस समय लिए, बहुत सारे ऐसे निर्णय थे जिससे सरकार अस्वाभाविक, मतलब या उस रूप में पसंद नहीं की होगी, लेकिन चूंकि निर्णय लेने आवश्यक थे तो मुझे उस समय की सरकार का समर्थन भी मिला। एक समय ऐसा था जब मैंने बताया 55 रूलिंग पार्टी के जो विधायक थे मेरे विरुद्ध विधानसभा में उन्होंने प्रस्ताव दिया था, लेकिन प्रस्ताव भी विड्रॉ हुआ और उस समय थोड़ी परेशानी हुई। सरकार ने एक जांच भेजी, जांच में जब लोगों को पता चला, लोग रोड पे आ गए एसपी के समर्थन में, तो जो विधायक जी के समर्थन में लोग थे वो कम पड़ गए। तो ऐसी सीन को मैंने अपने जीवन में देखा है और इसलिए मैं कहूँ उस समय मैं बिल्कुल शांत था। मतलब इतने सारे विधायक आप बता रहे हैं? मेरे मन में एक ही भाव था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो यदि लंबा भी चलना पड़ा, संघर्ष होगा तो होगा, देखेंगे। ऐसी परिस्थिति आगे भी आई है, ये पहली नहीं थी, लेकिन वो मतलब एक समय लेबोरेटरी में ट्रेन हो रहे हैं, तो एक संघर्ष उस समय मैंने देखा। फिर भी आप डगमगाए नहीं? सत्य मीन सत्य, सत्य है तो सत्य करना है, तो इसलिए तो आया था, नहीं तो जर्मनी में नौकरी क्यों नहीं करता। ठीक है। नरेंद्र मोदी की हुंकार से पहले पटना सीरियल ब्लास्ट, जिसमें 6 से 7 अलग अलग जगहों पर बम विस्फोट की वो घटना, जिसमें एनआईए की जांच अधिकारी आप ही थे, वो पूरी घटना क्या थी? नहीं, घटना तो बड़ा स्पष्ट है। उस समय रैली थी, उसमें ब्लास्ट हुए थे और बाद में जो पता चला उस पर काफ़ी दिनों से उस समय टेररिस्ट टारगेट कर रहे थे और प्लान उस समय यही था कि इनिशियल प्लान जो था यही था, ब्लास्ट होंगे, कन्फ्यूजन होगा, केओस होगा, उसमें कोई व्यक्ति जाकर गोली मार देगा, ये इनिशियल प्लान था। बट फाइनल प्लान यही हुआ कि ऐसा संभव नहीं है, तो ब्लास्ट किया जा सकता है और लॉस ऑफ लाइफ होगा, स्टैम्पीड होगा, हो सकता है उसमें कुछ वैसा हो जाए। तो यही घटना तो यही थी। बाकी उसमें सिमी का एक मॉड्यूल था जो उस समय रांची में रहा करता था, उससे पहले बोधगया ब्लास्ट भी उनके द्वारा ही किया गया था। निकला है ना?
एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो निश्चित रूप से वही लोग जो सिमी में थे उन्होंने बाद में दूसरा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया उसी रूप में, तभी आज पीएफआई भी प्रोस्क्राइब्ड है, बैंड है। करेक्ट। लेकिन सर ये कैसे होता है, ये आप लोगों को कैसे इनपुट मिलता है? सपोज किसी नेता की रैली है, चुनावी मौसम है और वहां पर कोई ऐसा ब्लास्ट होने वाला है या कुछ ऐसा कोई टेरर मॉड्यूल है, ये इनपुट कैसे मिलता है? मतलब स्ट्रैटेजी क्या रहती है? देखिए इनपुट्स बहुत, इंटेलिजेंस जो है ना बहुत तरह से आता है, कुछ तो अचानक आ जाता है। हाँ, और उन पे ट्रस्ट कैसे कर लेते हैं? कुछ है कि आप बहुत समय तक आप तैयारी प्रयास करते रहते हैं जिसमें सारी एजेंसीज काम करती हैं, तो धीरे धीरे करके कुछ इनपुट एक आता है जो इंडिकेट करता है कुछ ऐसा हो सकता है। तो सरकार की भी तैयारी है, पुलिस की तैयारी यही रहती है कि हर एक एसओपी है हर कार्यक्रम के लिए, इस प्रकार से डिप्लॉयमेंट करनी है, इस प्रकार से चेकिंग करनी है। बट कई बार फेक इनपुट भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। हाँ। बट आपको हर समय अलर्ट तो रहना ही है। तो जज कैसे करते हैं आप कि सही जानकारी मिली है या फर्जी मिली है? जिसके लिए हमें पुलिस में ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे रिएक्ट करना है, किस इनपुट को कैसे लेना है। बट कहीं से भी इनपुट आता है, मान लीजिए कोई कहता है विमान में बम है, तो एक पल को आप कह सकते हैं कि फेक है। हाँ, दिल्ली में हुआ था एक बार ऐसा। फिर भी आप चेक तो करना ही पड़ेगा आपको। हाँ। अगर आप चेक नहीं करते तो पुटिंग द पीपल इन द रिस्क, पीपल एट रिस्क, तो उनकी लाइफ स्टेक पे चली जाती है। तो जो भी इनपुट फेक है या नहीं हो तो बाद में पता चलेगा, बट इनपुट अगर आ गया इस प्रकार का तो काम तो आप करते ही हैं। और ऐसे नॉर्मली एक थ्रेट तो हमेशा रहता है किसी भी व्यक्ति पे, और जो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट व्यक्ति है उस पर तो थ्रेट रहता ही है। उस समय तो जो अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उन पर तो बहुत बड़ा थ्रेट था, लोगों ने घोषित कर रखा था कि हम टारगेट करेंगे। तो उस लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट रैली भी थी और थ्रेट भी बड़ा इमिनेंट था, ब्लास्ट भी हुए। अब उसके इन्वेस्टिगेट जब हम लोगों ने किया था उस समय तो बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक क्लियर होती चली गई। इन्वेस्टिगेशन तो बहुत पहले से ही चल रहा था, बोधगया ब्लास्ट हुए थे और ब्लास्ट के बाद काफ़ी एनआईए की टीम जिसको मैं लीड कर रहा था, पूरे देश भर में इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे और लगभग हम लोग एक गैंग पर जीरो इन कर चुके थे कि ये गैंग है, और उसका वारंट भी लिया जा चुका था बिफोर द, मतलब वारंट भी लेके उस प्रक्रिया हम लोग थे मूव कर जब ये ब्लास्ट हुआ था। जब इस तरह के इनपुट आपको मिलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली खबर में भी आ जाते हैं, हेडलाइन बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पत्रकार भी बार बार कॉल करते होंगे क्राइम बीट के, तो आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा क्योटिक होता है, परेशान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसे हैं जो आप रिवील करना नहीं चाहते हैं, चाहे वो कितना ही सीनियर पत्रकार ही क्यों ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपने कैसे टैकल किया और वो सिचुएशन कैसी होती है आप लोगों के लिए? जर्नलिस्ट भी जानते हैं कि आपका मतलब कहाँ तक आप बता सकते हो। हाँ। तो आप वहीं तक बताओगे, उससे आप कैसे बता सकते हो। वो प्रोफेशनली सब जानते हैं, प्रयास सभी करते हैं कुछ वैसी खबर मिल जाए, कुछ वैसा ब्रेकिंग मिल जाए, तो कई बार निकाल भी लेते हैं ऐसे लोग। अगर लेकिन आपने फेवरिज्म किया कि जो आपके क्लोज पत्रकार है उसको ज्यादा जानकारी दे दो? नहीं, देखिए नहीं किसी से आ सकती, नहीं किसी से दो, जो प्रोफेशनल मैटर्स है उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बाकी व्यक्तिगत कोई मित्र उसके हर स्तर तक जाने के लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ, लेकिन प्रोफेशनल मैटर्स में जो अपना कार्य क्षेत्र है उसमें बिल्कुल प्रोफेशनली ही हमेशा मैंने काम करने का प्रयास किया है। ये सर इंडियन मुजाहिदीन का झारखंड मॉड्यूल क्या है? देखिए इंडियन मुजाहिदीन के बहुत सारे मॉड्यूल्स पूरे देश में रहे। वैसे झारखंड मॉड्यूल से ज़्यादा प्रचलित नाम बिहार मॉड्यूल था, जिसको हम दरभंगा मॉड्यूल भी कहते हैं। तो उसमें इंडियन मुजाहिदीन की यदि मैं बात करूं तो एक शुरू हुआ था लगभग 2003 के आसपास, उसाबा के रूप में, कुछ भटकल में शुरू हुआ था, मुंबई में शुरू हुआ था, और उसके बाद आजमगढ़ में बहुत लड़के जुड़े, अलग अलग लोग थे, उन लोगों ने लोगों को जोड़ा, और बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद लगभग आजमगढ़ मॉड्यूल शांत हो गया था, सभी लोग पाकिस्तान भाग चुके थे। उसके बाद इनका जो चैलेंज था कि अब नए लड़के कहाँ से आए, तो उस समय जो मेन यासीन भटकल जिसको कहते हैं, ओरिजिनल नाम अहमद सिद्दीक बप्पा, तो दरभंगा आना शुरू हो गया, रहना शुरू हो गया, और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो रेडिकलाइज थे उनको और रेडिकलाइज करने का उसको अवसर मिला, तो उसने फिर प्रयास किया, एक छोटी सी टीम बन गई जिसके साथ एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ कि जाकर ब्लास्ट करो। उसी में जर्मन बेकरी ब्लास्ट या चिन्नास्वामी स्टेडियम ब्लास्ट ये सब हुए। तो कोई भी मॉड्यूल जो है उसमें, मॉड्यूल मतलब बहुत बड़ा मॉड्यूल नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत बिहार मॉड्यूल करें तो पूरा बिहार ऐसा प्रभावित है। कुछ लड़के हैं जो बिहार से हैं या दरभंगा से हैं। लड़के कौन होते हैं सर? कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है और कैसे टारगेट किया जाता है? अगर कोई भी जो टेररिस्ट है ना, टेरर मॉड्यूल है, उसको अपना संगठन बनाना है, मुजाहिदीन हो गया या बाकी पीएफआई हो गया, सिमी हो गया, इसमें कुछ लड़कों की भर्ती करनी है, वो भारत देश के लड़के होते हैं, उनको ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है, टारगेट कैसे? मैंने बोला नक्सली भी डरपोक होते हैं, तो टेररिस्ट भी बहुत डरपोक होते हैं। अच्छा। सामने से आप पे उस तरह से नहीं करेंगे, वो अलग है कि बिल्कुल अब फिदाइन अटैक कर रहे हैं तो जान के कर रहे हैं, मरने वाले हैं, बट नॉर्मली जो गैंग बनता है जिस तरह से ये मॉड्यूल बनता है, तो बड़े सोच समझ के बहुत चुपचाप ऑब्जर्व करते हैं। तो दरभंगा में जिस प्रकार से शुरू हुआ था, तो उसमें एक लाइब्रेरी थी जहाँ पे कुछ बच्चे आया करते थे, तो उसमें ये देखते थे कि कौन से बच्चे ज़्यादा इंक्लाइंड हैं किसी एक पर्टिकुलर रेडिकल व्यू, है ना, जैसे तो उस रेडिकल व्यू को जो उनको लगा कि ये मेरी बातों से प्रभावित हो सकता है, ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उनको अलग ले जाकर उनसे बात करना शुरू होता था। थ्रू सोशल मीडिया? नहीं, व्यक्तिगत कॉन्टैक्ट, पर्सनल कॉन्टैक्ट से।
सोशल मीडिया से तो मतलब कुछ नहीं, नॉर्मली ऐसे बहुत ही केयरफुल रहते थे, तो अपनी आइडेंटिटी भी बदलते रहते। नए शहर में गए तो नई नाम ले लिए, उस नाम से उनको बाहर कोई जानता भी नहीं होगा, आइडेंटिटी भी नहीं बन जाती थी। तो ऐसे एक एक करके एक व्यक्ति बना, एक से उसके दोस्त बने, तो उस प्रकार से एक मॉड्यूल 6-7 लोगों का बन गया। 6-7 से और उनके भी कुछ कांटेक्ट होंगे तो 12 हो गए। हाँ, फिर वो बढ़ता चला जाता तो है। बढ़ते बढ़ते बहुत, अगर पूरे मॉड्यूल की बात करें 30 लोग हो रहे होंगे किसी मॉड्यूल में। आजमगढ़ में भी लगभग वैसा ही थी स्थिति, दरभंगा वैसा ही था। जब यहाँ खत्म हुआ तो उसके बाद ये लोग पुणे में काम करने लगे, फिर अहमदनगर में काम करने लगे। तो लगभग लीडर्स कुछ हैं, बाकी मॉड्यूल मतलब कुछ यूथ जो रेडिकलाइज हो जाते हैं, साथ में जुड़ जाते हैं। ठीक है। और एक ब्लास्ट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए, पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन एक ब्लास्ट करने में कितना बजट चाहिए होता है इन ऐसे मॉड्यूल्स को? नहीं, एक तो संगठन तैयार करने में बजट चाहिए होता है। जो भी आपके टेररिस्ट है उसको हर महीने आपको देना होगा, है ना। उसको, वो तो कुछ कर नहीं रहा है, तो उसको हर महीने आपको जहाँ भी रहता है उसको किराया देना होगा। तो इनका अपना एक बजट होता है। जैसा भी दिल्ली में लाल किले पर हुआ था और उसके बारे में खुलासा हुआ कि वो फरीदाबाद की अल-फला यूनिवर्सिटी में वो सब रह रहे थे, वहां से पूरा मॉड्यूल चल रहा था, आसपास किराए के मकान भी ले लिए थे। जिस तरह से ऑपरेट करते हैं ना, उसमें जहाँ किराए का मकान है उसका किराया देंगे ही, यूनिवर्सिटी आने में जाने का पैसा देंगे ही। लेकिन आप सोचिए सर, वहाँ केमिकल्स, वो लैब में बाहर से केमिकल्स मंगा रहे हैं, इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक कैसे आ सकता है? ये सब हो कैसे जाता है? कहाँ पर नाकामी है इंटेलिजेंस की? इस समय देखिएगा, जैसे पटना ब्लास्ट में जो बॉम्ब्स यूज हुए थे, उसमें कहीं कुछ वैसा करने की जरूरत थी ही नहीं। जो चीजें अब सामान्य रूप से मार्केट में मिलती हैं उसी से बने थे। पाइप था, दिवाली में पटाखे जलाते हैं उसकी वो बारूद थी, और डेटोनेटर की जगह पर जो चाइनीज बल्ब होता है उसको ये लोग जलाया करते थे, और उसके ऊपर उसको काट दिया करते थे। उसको, उसका वो अंदर जो जलती है वो इंटैक्ट रहता था, ऊपर से शीशा काट दिया करते थे, उसके अंदर बारूद भर दिया करते थे। तो इसमें बाहर से कुछ देने की जरूरत है ही नहीं, ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ट्रेनिंग आपको अगर याद होगा, उस समय अलकायदा की मैगजीन में बॉम्ब्स कैसे बनाए जाते हैं ऑनलाइन अवेलेबल था। आवश्यकता है व्यक्ति रेडिकलाइज्ड हो। करेक्ट। चीज़ें तो आपके बम बनाना को बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अपने घर में किचन में बम बना सकते हैं, लेकिन अगर मन में भाव होगा कि मुझे बम बनाना, ये करना है, तभी तो आप बनाओगे। अंदर से वो एकदम डिटर्मिनेशन। दिवाली के पटाखे तो बनाते हैं, पूरे शुभ काशी में बनते हैं, लेकिन मन में अगर भाव हो कि बम बनाना, बम का प्रयोग यहाँ करना है। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस की कमी हो जाती है जब इतनी भारी मात्रा में कहीं विस्फोटक जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी ने इतना अच्छा काम किया, तभी तो आज भारत शांत है। नहीं, भारत शांत है, लेकिन कई बार देखिए लाल किले में जो हुआ, इस तरह के चैलेंज तो है ही ना। चैलेंज, अब जहाँ जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली हो, तो एक एक व्यक्ति पे आप कैसे नजर रखेंगे? लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पैरामीटर्स हैं जिसपे हम जज कर सकते हैं, कहीं कुछ इंडिकेटर्स हैं जो बता सकते हैं यहाँ चीजें बढ़ रही हैं, तो उस पर हम विशेष ध्यान दे सकते हैं। और सोसाइटी में अगर सभी लोग इतने रेडिकलाइज हो जाते, सोसाइटी रहती का। बहुत कम लोग हैं जो इस प्रकार के भाव जिनके मन में आते हैं। अगर मैं कहूँ तो बहुत ही 0.01% पे जाकर के ऐसे लोग होते होंगे। वैसे ही लोग पूरे समाज को डिस्टर्ब करते हैं। उनमें भी हमको काम करने की आवश्यकता है, कैसे उनको डीरेडिकलाइज करें, कैसे वैसे सेटिंग्स दें जहाँ ऐसे भाव नहीं आए, लोगों में सही है। तो एआई की अगर मैं बात करूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एआई से डरना चाहिए या सीखना चाहिए? एआई का फ्यूचर आप क्या देखते हैं, और क्या आगे सिविल सर्विसेज में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी? एआई का मैं बहुत ब्राइट फ्यूचर देखता हूँ। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जितना मैक्सिमम उपयोग हम कर सकें तो हमें करना चाहिए। आज के टाइम में पुलिसिंग में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत है। आज भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड उपयोग कर रहे हैं। कैसे और इसको वाइड कर सकते हैं? अभी हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जैसे कॉल डेटा रिकॉर्ड्स के एनालिसिस है, उसमें एआई टूल्स का यूज करते हैं। कुछ उसमें सस्पिशियस नंबर जनरेट करने हो, किस पे कहाँ जाना हो, तो हम यूज कर रहे हैं उन टूल्स को। लेकिन इसका भविष्य ये है कि रोड पे जितने भी लोग चल रहे हैं, कोई गाड़ी की कोई ऐसी मूवमेंट हुई, उसमें भी कोई लीड्स जनरेट हो सकती हो तो जनरेट कर सकें। लोग रोड पे चल रहे हैं, उसमें कोई ऐसी पिकुलियर बिहेवियर हो, उसको भी लीड्स जनरेट। तो आने वाले समय में लीड्स को जनरेट करना और लीड्स पे एक्ट करना, ये सब ऑटोमेटेड हो जाएगा, ऐसा मैं देखता हूँ। और जितने अच्छे से हम लोग इसको, मतलब लॉजिकल एआई जो होता है ना, लॉजिक के साथ उसको कैसे हम टैकल कर सकें, तो उससे सोसाइटी विल बिकम मच मोर सेफर प्लेस टू लिव। अगर मैं बात करूं बाहुबली अनंत सिंह की, तो पटना में एसएसपी का पदभार संभालते ही आपने सबसे पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो ये पहले से एक तय रणनीति थी या ये ऑन द स्पॉट लिया गया फैसला था? देखिए, पहले से कोई रणनीति तय तो होती नहीं है। मैंने वही कहा, नहीं किसी से आसक्ति, नहीं किसी से द्वेष, जो सही है वही करना है। तो जो समक्ष जो भी होगा, जो मेरी ड्यूटी होगी तो करूंगा ही करूंगा, इसमें आपको लगा नहीं कि थोड़ा सा ये जो कदम है आगे आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? देखिए, तो मैंने पहले क्या कहा था, बगहा में भी एक लेबोरेटरी थी, बहुत बड़े बड़े संघर्ष मैंने पहले भी देखे थे। मुझे याद है एक बार एक माननीय विधायक की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद डीजी साहब ने पूछा था कि विकास तुमको पता है ना कि ये स्पीकर को इन्फॉर्म करना होता है, और तब मैंने कहा सर इससे पहले बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हैं।
तो कहीं ना कहीं मन में जब एक भाव रहता है कुछ बड़ा करना है, कुछ सत्य के साथ चलना है, तो फिर व्यक्ति ये नहीं देखता कि समक्ष कौन है, व्यक्ति ये देखता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है नहीं। और जब ऐसा आप सोचते हैं तो फिर ये मायने नहीं रखता कि सामने कौन है। अनंत सिंह बहुत ही बड़बोले हैं, बहुत ही बेबाक तरीके से कुछ भी बोल देते हैं, पत्रकारों को भी धमका देते हैं। बट मेरे मन में ना तो किसी के प्रति लेकिन कोई द्वेष आपको कुछ रहता बोला है। था उन्होंने उस समय जब आप ये कदम उठा रहे थे, आपको हड़काया था? यदि देखिए दूसरा व्यक्ति भी किसी दूसरे व्यक्ति को तब बोलता है जब उसके मालूम में ये मन में ये भाव हो कि पक्षपाती है। मेरे मन में तो कभी ऐसा भाव रहा ही नहीं है। निष्पक्ष रूप से यदि आप कार्रवाई करते हैं तो आप देखिए कोई व्यक्ति आप उंगलियां नहीं उठाएगा। उंगलियां तब उठती हैं जब आपको कहा जाता है आप सरकार के दबाव में काम कर रहे हो या विपक्ष के दबाव में काम कर रहे हो। जब किसी के दबाव में काम नहीं कर रहे हो, जब सही है वही कर रहे हो, तो कोई पक्षपात क्यों करेगा? मेरा तो अनुभव ये रहा है कि जितने भी पॉलिटिशियंस पर भी कभी कार्रवाई मुझे करनी पड़ी, उनमें से अनेक आज इनसे अच्छी मित्रता, अच्छी बातचीत भी होती है। शादी समारोह में मिलते हैं तो बड़े अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि मेरे मन में उस समय भी बड़ा स्पष्ट था कि मेरे मन में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई द्वेष नहीं है। जो मेरा अपना कर्तव्य मैं वही कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन आपको उस वक्त बोल क्या रहे थे अनंत सिंह? क्योंकि उनसे तो पुलिस भी डरती थी और डरती है, नेता भी डरते हैं। देखिए कोई नहीं, आपको लगा नहीं कि यार ये मैंने क्या कर दिया है? ऐसा कुछ नहीं। चलिए मैं सत्य की राह पे चल तो रहा हूँ, अपनी ड्यूटी को निभा रहा हूँ, लेकिन मैं तो एनआईए के बाद पहुंचा ही था, पटना में मेरी पोस्टिंग हुई थी और सामक्ष केस था जिसमें एविडेंस लेना था। तो एविडेंस लेने के हम लोगों ने कोर्ट से सर्च वारंट लिया था। सर्च वारंट के साथ जो प्रोफेशनली काम किया जाता है। तो अनंत सिंह ने आपको क्या बोला था उस समय जब आप ये सब कर रहे थे? तो ऑन रिकॉर्ड ऐसा तो नहीं है कि वो शांत रहे होंगे। तो ऑन रिकॉर्ड उस समय आज तक की टीम भी पहुंची थी, सब कुछ कैमरा पर रिकॉर्डेड है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों ने जो प्रोसेस था बताया था कि हम लोग सर्च करने आए हैं और प्लीज कोऑपरेट इन द सर्च। सर्च में कोऑपरेट किया गया था और उसके बाद जो एविडेंस आया, एक पुराना केस चल रहा था, उसमें गिरफ्तारी हुई। तो सारा ऑन रिकॉर्ड है, सब चीजें मीडिया में भी आई थी उस समय। कितने बड़े बड़े और बाहुबलियों को आपने गिरफ्तार किया या उनके घर पर रेड किया या उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया? इसमें आपको फर्क नहीं पड़ा कि उनका बैकग्राउंड क्या है? दैट हार्डली मैटर्स। जो सही था वो किया मैंने, मतलब अगर आगे भी करूंगा। और इसमें मैंने ये कभी नहीं सोचा कोई व्यक्ति क्या है। कानून की नज़र में यदि कोई व्यक्ति गलत है तो उस पर कार्रवाई करने के समक्ष मैं ये नहीं सोचता कौन क्या है, नहीं है, उसके प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है। जो सही है वो करना है तो करना है। किसी अगर आप 3 लोगों के नाम बताएं, गिनाएं अनंत सिंह के अलावा। नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ और नाम मैं लेता भी नहीं हूँ। नॉर्मली आपने देखा होगा डकैतों के नाम लिए, मैंने नाम नहीं लिया। आपको डर लगता है नाम लेने से? नहीं, क्यों ले? व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। आपने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। मेरी ड्यूटी थी। ड्यूटी तो मैं किया। मैंने कहा बिहार के सबसे बड़े अपराधी थे। आप सर्च कर सकते हैं कौन थे, या कोई व्यक्ति है, कोई पॉलिटिशियन है, तो मैं क्यों नाम लूं? अपराधियों की फेहरिस्त तो बहुत लंबी है। तो जो बातें होती है कोर्ट में दी जाती है, नाम के साथ दी जाती है। अभी हाल ही में रिंकू कुमारी डेथ केस की जांच के लिए पटना हाई कोर्ट ने आप पर ही भरोसा जताया। ये बहुत बड़ी बात है जब कोर्ट किसी अधिकारी के नाम का जिक्र करे और नाम खुद वो लेता है। तो आपको क्या लगता है कि पहले की जांच में कुछ कमी रह गई थी? देखिए उस केस के बारे में मैंने भी सोशल मीडिया से पढ़ा है या मीडिया से जानकारी मिली है मुझे, लेकिन अभी तक ऑफिशियली मुझे ऑथराइज अभी पुलिस हेडक्वार्टर से जो चिट्ठी आनी चाहिए मिली नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट के ऑर्डर को देखकर मन में बड़ा अच्छा लगा और मतलब मन में एक आभार न्यायालय के प्रति कि ऐसी न्यायालय ने विश्वास व्यक्त किया। मन में ये भाव भी जगा कि जो न्यायालय ने विश्वास व्यक्त किया उस पर खड़ा उतरूँ और अच्छे से उस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करूँ। ये भाव मन में आया है। पहले भी जो भी केसेस मैंने किए हैं पूरी सत्यता के साथ, निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ करने का प्रयास किया है। तो इस केस में भी करूँगा ही। जो एक फीलिंग वही आई कि देखिए जब आप कुछ अच्छे से करते हो, सत्य के साथ चलते हो, तो ऐसा नहीं है कि यू आर गॉन अनसीन और अनहर्ड। हाईकोर्ट भी आप पर नजर रखता है और देखता है कि हाईकोर्ट ने सीधा आपका नाम का जिक्र किया। तो ये एक मतलब मेरे लिए तो एक ब्लेसिंग है, या मैं कहूँ इट्स वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत रेयर है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। यूजुअली ऐसा होता है। बट ये अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर दे जाता है। जिस समय IIT कानपुर ने मुझे 2019 में सत्येंद्र दुबे मेमोरियल अवार्ड दिया था, जो ईमानदारी और किसी भी चीज़ पे अच्छे से प्रोफेशनल स्टैंड लेने के लिए दी जाती है। तो मेरे मन में उस समय बड़ा एक इमोशनल भाव आया था कि IIT कानपुर ने ईमानदारी के लिए पुरस्कार दिया है। तो भाई अब जीवन भर आपके ऊपर दायित्व और बढ़ा दी है कि आपको जो चीज़ के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है उसको आप कैरी करें। मतलब आपने जिंदगी भर की ईमानदारी को साबित करने के लिए संघर्ष लड़ा। तो ईमानदारी को सस्टेन करना, उसको प्रलोभन तो हमेशा आते आएंगे जीवन में। और आप इमोशनल तब हुए जब ईमानदारी का आपको इनाम दिया तो लगा भाई देखो कोई क्या ये भी एग्जिस्ट करती है। तो इवन हाईकोर्ट का जो ऑर्डर वो भी कुछ ऐसा ही मोमेंट है कि देखिए ऐसा हाईकोर्ट इतना विश्वास कर रहा है, खुल के आपके ऊपर विश्वास जगा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जो कर रहे हैं लोग उसको देख भी रहे हैं, फील भी कर रहे हैं, और समाज में इतने लोग जुड़ रहे हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार में भी इस भाव के साथ कि हमें कुछ देना है, इस भाव से नहीं जुड़ रहे कि हमको कुछ लेना है। जैसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में लोग जाते हैं तो क्यों जाते हैं? वो चाहते हैं कि हमको ये पद चाहिए, ऐसा पावर चाहिए, सत्ता, पैसा, सब कुछ। लेट्स इंस्पायर बिहार एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें लोग जो भी जुड़े हैं उसको कुछ चाहिए नहीं, देने आया बिहार को। आज 18 जिलों में
33 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रहे हैं, 28 तो महिलाएं चला रही हैं, 2000 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। जी, इस पे बात इनमें करेंगे। किसी व्यक्ति को सैलरी नहीं चाहिए, हर व्यक्ति इसलिए कर रहा है ताकि बिहार आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। तो ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि लोग जानते हैं कि भाई इस व्यक्ति को जो लीड कर रहा है या जो जिसकी विजन है उसको भी कुछ नहीं चाहिए, उसका अपना स्वार्थ ये है कि बिहार आगे बढ़े। यदि मेरे मन में स्वार्थ होता तो कोई व्यक्ति मेरे साथ नहीं होता। जो भी जुड़ा, ये जानता है कि इस व्यक्ति का यदि कुछ स्वार्थ है तो यही है कि बिहार आगे बढ़े। बिहार आगे बढ़े। लगता है आपको बिहार आगे बढ़ा है? और बिहार अभी भी कितना पिछड़ा है? बहुत परिवर्तन आया है, रोड बन गए, बिजली आ गई, चीज़ें बदली हैं, लेकिन अभी भी बहुत लंबी छलांग लगानी है। आज भी बिहार आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ा है। यदि पर कैपिटा इनकम की हम बात करें, बहुत सारे पैरामीटर्स इसमें हम सबसे पिछड़े हैं, लेकिन संभावनाएं बहुत हैं। प्राचीन काल में जो रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब तो बिहार अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माता था। जी। जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नहीं थी, तब हमने विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया। तो आज भी हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। आवश्यकता जागने की है, जगाने की है, और बिहार की जो दृष्टि थी उसको हर युवा को समझाने की है। आज बिहार में हर व्यक्ति अपने जाति के बियॉन्ड सोचने की क्षमता हो चुका है। नेता भी हैं तो अपनी अपनी जाति के नेता ये बिहार से जाति क्यों नहीं है? नहीं, जाति तो पूरे देश में है, है ना। बिहार में प्राचीन काल में भी थी, ऐसा नहीं था कि तब नहीं थी, लेकिन जातिवाद ऐसा नहीं था। ऐसा जातिवाद उस बिहार में रहता तो मगध में नंद वंश कभी नहीं आता। बिहार वॉज लैंड विच वॉज एक्सपेरिमेंटिंग, कुछ नया करने की कोशिश कर रही थी। अब देखिए आचार्य चाणक्य यदि जातिवादी होते तो भारत का सम्राट चुन रहे थे। आज एक वार्ड पार्षद का भी चुनाव हो तो व्यक्ति जाति देखता है। अभी बिहार में कुछ दिनों पहले आप डिबेट देख रहे होंगे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बात क्या हो रही थी, इस जाति के कितने लोग हैं, इस जाति का बनना चाहिए, इस जाति का बनना चाहिए, और जो जिस जाति का था अपनी अपनी जाति का मुख्यमंत्री कैंडिडेट फेसबुक पर प्रचार कर रहा था। अरे भाई, अपने नाम के आगे लोग जो टाइटल लगाते हैं उससे पता लग जाता है ये फलाना जाति का है। लेकिन मैं आपसे जानना समाज चाहूंगी, जब ऐसे छोटे छोटे साइलोज में काम करेगा और सब एक दूसरे में संघर्ष करें, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका नाम है आईपीएस, सीनियर आईपीएस विकास वैभव, तो आपके तो टाइटल से कोई समझ ही नहीं पाएगा। आपने दोनों मेजरली नाम ही जोड़ दिए। बिहार की अब चुनौती देखिए, बिहार में जो इस प्रकार से लोग जाति में बटे हो, तो हर आदमी चाहता है कि इससे ऊपर निकले। तो इसका आसान रास्ता लोगों ने ये देखा, तो आपकी जाति पहचानना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन बिहार में लोग इतने आसान थोड़ी हैं। वो आपसे पिता का नाम पूछेंगे, उससे भी जाति का नाम पता नहीं चला तो आपके गांव का नाम पूछेंगे। किसी परिवार के व्यक्ति का ये नॉर्मल नाम है, इसमें कोई जाति का नाम नहीं है। अच्छा। बिहार में अब उस समय अगर आप 70s के बाद आप देखेंगे, 70s 80s 90s बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिसपे नाम में कोई जाति का नाम नहीं है या एंसेस्ट्रल टाइटल नहीं प्रयोग किया गया। उसका कारण था कि लोग अपनी जाति को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। लेकिन लोग इतने आसान थोड़ी हैं, वो तो आपके गांव से कहीं न कहीं से पता कर ही लेते हैं। जिसको जानना हो कौन किस जाति का, बहुत कठिन थोड़ी है। देखिए, कहना यह है कि जब तक इन छोटे छोटे बंधनों में हम उलझेंगे, लड़ेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इतिहास साबित करता है, वैशाली की इतिहास ने बताया है। तो हमें इससे आगे बढ़ना होगा। और बिहार वॉज द लैंड विच वॉज मूविंग अहेड ऑफ इट्स टाइम। आज हम लोग पीछे हैं, लेकिन अभी भी अगर हमने जगा दिया तो क्षमता जब पूर्वजों में थी, डीएनए तो वही है। आज भी हम आगे जा सकते हैं। और न केवल बिहार कब आगे जाएगा? 2026 में भी वो पिछड़ा ही है। अगर बिहार के इतिहास की मैं बात करूं, बहुत अद्भुत इतिहास रहा है, जैसा कि आपने बताया अभी। लेकिन वहां पर अभी भी देखिए, बिहार का कोई व्यक्ति है वो आईएएस आईपीएस बन जाता है। अगर हम मीडिया की बात करें तो पूरा मीडिया मैक्सिमम जो है बिहार के लोग ही उसको चला रहे हैं। हर एक टॉप फील्ड पर बिहार के लोग हैं। अगर हम मजदूर की बात करें, कर्मचारी की बात करें, तो वहां पर भी बिहार के लोग हैं। फिर भी जब बिहार के लोग इतने कर्मठ हैं, इतने मेहनती हैं, एक अलग विजन रखते हैं, तो वो खुद बिहार का भला क्यों नहीं कर पाए? वो बाकी और राज्यों में जाते हैं, बाकी और अलग देशों में जाते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। कब होगा? लेकिन मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है बहुत जल्दी होगा। और जैसे 5 सालों से मैं इस अभियान को लीड कर रहा हूँ, 3,60,000 वॉलंटियर्स जुड़े हैं। तो मुझे तो ये दिख रहा है कि जब जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं, मतभेदों से ऊपर उठकर 3,60,000 बिहार के लोग एक साथ जुड़ सकते हैं कि बिहार आगे बढ़े। निश्चित सी बात है, आने वाले समय और भी जुड़ेंगे, तो एक अच्छा संकेत है। इंस्पायर हुआ प्राचीन काल से इंस्पायर हुआ बिहार, हम प्रक्रिया में चल रहे हैं। आज लगभग 18 जिलों में मैंने बताया 33 स्कूल चल रहे हैं हमारे, जो फ्री हैं, जिसमें आर्थिक रूप से वंचित कहाँ से होती है? लोग कर रहे हैं आपस में मिल करके, जैसे चंदा करके या कंट्रीब्यूट करके बच्चों के लिए यूनिफॉर्म खरीदते हैं, स्टेशनरी खरीदते हैं। कुछ वैसे स्थानीय जो कुछ कॉर्पोरेट्स हैं उनके भी सहयोग से, हर क्षेत्र का अपना अपना मॉडल है। लेकिन सबका मॉडल अगर बेसिक यही है तो यही एक समाज को कुछ हमें देना है। ठीक है। इसके अलावा करीब 600 स्टार्टअप्स आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो यूथ ने शुरू किया। और लक्ष्य ये है कि बिहार स्टार्टअप्स को फंडिंग कहाँ से हो रही है? स्टार्टअप्स तो अपना फंडिंग लेके आ रहे हैं, बट हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। और ऐसे स्टार्टअप्स को हम कोशिश करें उनको गाइड करने की, उनको एक इकोसिस्टम ऐसा देने की जिसमें उनको हम आगे बढ़ा सकें। तो लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़ने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल यही है कि आप लेट्स इंस्पायर बिहार वेबसाइट भी बना हुआ है, सोशल मीडिया पेजेस पे जाकर आप लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। जो उस डिस्ट्रिक्ट के वॉलंटियर्स हैं आपसे कनेक्ट करेंगे,
उससे भी आसान उपाय, वेबसाइट पे जाइए, वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर्स के नाम लिखे हैं, नंबर लिखे हैं, बात कर लीजिए, कनेक्ट हो जाइए। रजिस्ट्रेशन का कोई फीस नहीं देना, निःशुल्क है। ये तो स्वैच्छिक अभियान है और बिहार के लिए है, तो इसमें कहीं कोई कुछ करना ही नहीं। मन से, जैसे मैंने अब कहा ना, दृष्टि होनी चाहिए। अगर आप चाहेंगे जुड़ना तो बहुत आसान है, ठीक है। साथ में जुड़िए और मिलकर बिहार के लिए कुछ योगदान बहुत दीजिए। महत्वपूर्ण। मैंने एक आर्टिकल देखा, उसको पढ़ा कि बिहार से हर साल लगभग 2.9 करोड़ लोग काम की तलाश में दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। ये आंकड़ा लगभग 2 साल पहले का है। ये पलायन बिहार से रुक क्यों नहीं रहा है? चुनावों में भी जोर शोर से पलायन के नाम पर चुनाव जीत लिया जाता है, सत्ता के सिंहासन पर बैठ जाते हैं लोग, नेता, लेकिन फिर भी पलायन नहीं रुकता है। क्या वजह है? मतलब मैं गई थी अभी इलेक्शन कवर करने के लिए, वहां पर छाती पीट रहा है युवा कि हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हम ये इन नेताओं के चंगुल में फंसे या क्या करें। उनके लिए कोई सोच क्यों नहीं रहा है? देखिए, अगर इसमें बहुत सिंपल आंसर मैं यही दूंगा। सितंबर 2025 में जो डेटा भारत सरकार ने रिलीज किया, हाँ, पर कैपिटा इनकम का, पर कैपिटा इनकम दिल्ली में एक व्यक्ति महीने में एवरेज 46,000 कमाता है। तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में 35 से 36,000 है। हरियाणा, तमिलनाडु में 32,000 है एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति मासिक आय। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल में 29,000 है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश 26,000 है। ठीक है। आंध्र प्रदेश 25,000 है। पश्चिम बंगाल 15,000 है। झारखंड 10,600 रुपये है। उत्तर प्रदेश 10,300 रुपये है। बिहार की पर कैपिटा इनकम केवल 6,374 रुपये ही है। सोचिए। अब आप ये सोचिए, बिहार में यदि केवल 6,374 कमाने का अवसर होगा और दिल्ली जाने पर 46,000 कमाने का अवसर होगा, तो पलायन होगा कि नहीं होगा? तो बिहार में क्यों नहीं वो अवसर बना यही दिया तो जाता है? लेट्स इंस्पायर बिहार का पूरा कैंपेन है कि 6,374 को कैसे हम 1 लाख के पार अगले 20 सालों में चलिए, ले ये तो जाएं। आप लेट्स इंस्पायर बिहार में कर रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी आपसे ज्यादा तो सरकार नहीं, की है ना। सरकार की तो बिल्कुल है। इस विजन 2047 पर पूरा देश काम कर रहा है, लेकिन जब तक समाज नहीं जुटेगा, केवल सरकारी पॉलिसी से बिहार बदल जाएगा क्या? आपको लगता है कि सरकारी पॉलिसी में, नीतियों में कुछ कमियां रही है? बहुत ज्यादा कमियां देखिए, रही अभी जो मैं देख रहा हूँ, मैं यही देख रहा हूँ, सरकार केवल यदि चाह ले तो भी परिवर्तन नहीं होगा जब तक समाज में एक बड़ा परिवर्तन नहीं है। बिहार को आज एक बड़े सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसकी जड़ें अपने इतिहास और विरासत में समाई फिर हैं। इस तरह के नारे क्यों बनते थे कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है? देखो, पॉलिटिकल प्रश्नों पे इस तरह से मैं कुछ नहीं नहीं, कहूंगा। फिर बाहर, ये तो मुझे नीतीश कुमार के ऊपर नहीं जानना, मुझे जानना है कि बाहर किस तरह की थी बिहार में। बदलाव तो निश्चित आया है। बदलाव आया है। क्राइम, मैंने बगहा की बात बताई, रोहतास की बात बताई, दोनों जगहों में भी असाधारण चेंज आया। रोड ऐसे थे, कभी गोपालगंज में 10 किलोमीटर में 2 घंटे लगते थे जाने में। बगहा जब मैं पहली बार गया था, पटना से बगहा जाने में 13 घंटे लगते थे। आज अब 5 घंटे पहुंच जाते हैं। तो चेंज तो आया ही है। तो चेंज आया है, लेकिन जहाँ पहुंचना है वो एक लंबी छलांग है। मुझे तो लगता है आप अभी सत्ता में नहीं है, आपने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, तब जाकर आपका विजन इतना स्ट्रांग है। अगर आप सांसद होते, मुख्यमंत्री होते, तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से बिहार को बदल देखिए, देंगे। मैं तो एक निमित्त के रूप में हूँ और मैं आज 3,60,000 लोगों के साथ बिहार को बदलने का प्रयास कर रहा हूँ, जो वॉलंटियर सीधे रूप में जुड़े हैं। उसके अलावा लाखों लोग जुड़े हैं। मैं तो केवल बिहार की सोई हुई चेतना को जगा रहा हूँ। जैसे अशोक सम्राट के जो पिलर्स पे हम सिंह को देखते हैं ना, सिंह लगता सो गया है, बिहार वही है। उसको मैं जगाने का प्रयास करूँ। सिंह जाग गया तो दहाड़ेगा, और बिहार जग गया तो पूरे देश में जो हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप सोचिए, बिहार से यदि पलायन रुक जाए, बिहार में इतनी अपॉर्चुनिटीज आ जाए, हम नए स्टार्टअप्स के साथ, नए उद्योग के साथ, बिहार के युवा कुछ नया क्रिएट करने लगे और देश भर से फिर लोग बिहार की ओर देखने लगे, तो चीज़ें बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी? जो यूनिवर्सिटीज़ में जैसे दुनिया भर से लोग आते थे, 1,000 साल पहले पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था केवल एक आचार्य को विक्रमशिला से बुलाने के लिए। ऐसी परंपरा बिहार की रही है, बस केवल थोड़ा उसको धारण करने की आवश्यकता है। तो मैं एक विकास में एक व्यक्ति हूँ, एक निमित्त हूँ, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं कुछ बड़ा बदलाव करूँ। ऐसे लाखों लोग यदि अपने अपने क्षेत्र में करने लगे, खुद नेतृत्वकर्ता बन के, बिना किसी स्वार्थ के, कि हम बस इसलिए करें कि बिहार को आगे बढ़ाना है, निश्चित चीज़ें बदलेंगे। मैंने बगहा को 1.5 साल में बदलते देखा है, रोहतास को बदलते देखा, उससे पहले लोग असंभव मानते थे। इसलिए बिहार बदलेगा, इसमें मेरे मन में कोई संशय नहीं है, लेकिन शर्त यही है, लेकिन सरकार को भी जाति तो से काम ऊपर करना उठना पड़ेगा। होगा। देखिए, सरकार तो काम करती है, लेकिन मैं तो बिहार की बात कर रहा हूँ, और जो बातें कर रहा हूँ उसमें मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। बिहार की पूर्वजों की जो दृष्टि रही, उसी को मैं लोगों के साथ साझा करता हूँ। इट्स नॉट माई डिस्कवरी। सम्राट चौधरी का विजन आपको लगता है? देखिए, अभी उनके बारे में तो लेट्स इंस्पायर बिहार से भली भांति अवगत हैं। हमने इनवाइट किया था राष्ट्रीय स्टार्टअप समिट में, आए भी थे, उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया। हैदराबाद में भी उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से मुझे लगता है जो बिहार जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है। तो सम्राट चौधरी का जो विजन है वो लेट्स इंस्पायर बिहार को मैच कर रहा है? नहीं, हमारे कार्य मतलब लेट्स इंस्पायर बिहार मेरा विजन नहीं है, तो बिहार की जो दृष्टि है उसको मैं साझा मतलब कर रहा हूँ। उससे मैच कर रहा है बिहार के विकास के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एक एक व्यक्ति को समझना होगा, हर एक व्यक्ति को समझना होगा कि बिहार को क्या आवश्यकता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जाति से ऊपर उठना, संप्रदाय से ऊपर उठना। वो लगता है आपको प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिहार ने इतिहास में किया है। बिहार की विरासत ऐसी ही रही है। मगध में नंद वंश का उदय होना,
आचार्य चाणक्य का, चंद्रगुप्त का चुना जाना, ये सब बातें ऐसी हैं जो अपने समय से आगे थी। वैशाली की स्थापना, वैशाली में 7,707 ठीक है। गणराजा चुने जाते थे, जाति के आधार पर नहीं आते थे। ये बिहार का अपना इतिहास रहा, हम उसको भूल चुके हैं। तो हम आज देखते हैं कि भाई आज 2 लोग मिले तो यही बात करते हैं, तुम किस जाति के हो। बिहार से आगे पहले ही चल रहा है। जाति के अलावा साथ ही किसी को नीचा दिखाना हो जो बिहार से हो तो उसे बिहारी कह के बुलाया जाता है। आपको लगता है कि गलत है, इसके खिलाफ कुछ कानून आना चाहिए, या फिर ऐसा बदलाव हो कि एक दिन बिहारी बहुत फख्र की बात हो, गर्व की बात बिल्कुल हो? बिल्कुल सही बात आपने कही। बिहारी शब्द तो बहुत सम्मान का प्रतीक होना चाहिए। कभी बिहार के लोग अफगानिस्तान जाते थे तो बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता था। काबुल में कार्यक्रम होते थे कि भाई बिहार से आए हैं। आज स्थिति ऐसी हो गई, बिहारी हो गया, एक अपमान का सूचक हो गया। इसी चैलेंज को तो मैंने लिया था जब 9th में था। बच्चों ने बिहारी बोल के चिढ़ाया तो मन में लगा भाई बिहारी शब्द अपमान का सूचक कैसे हो गया, ये तो सम्मान का प्रतीक होना लेकिन चाहिए। अभी भी सम्मान का प्रतीक बना है बिहारी शब्द। समय लगेगा। देखिए जिस समय मैंने कहा ना, जो ये चेंज है, हाँ। पर कैपिटा इनकम का जो गैप है, इसको हम मिटा देंगे। उसके लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना होगा। अच्छा, बिहार में बेरोजगारी में गिरावट आई है, लेकिन शिक्षित युवाओं को सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जब पढ़ नहीं सके, उनमें से केवल 0.8% ही बेरोजगार हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो पढ़े लिखे हैं, जो ग्रेजुएट हैं, उनमें बेरोजगारी दर 14.7% है। आप सोच रहे हैं, मतलब लोग सोचेंगे हम इतना पढ़ रहे हैं, इतना किताबों को रट रहे हैं, उसमें 14.7% लोग बेरोजगार हैं। क्या है ये आंकड़ा? देखिए इसमें 2 बातें हैं। हाँ। शिक्षा और स्किल्स। अगर आप शिक्षित हो गए, डिग्री मिल गई आपको, आप में स्किल्स नहीं है और आप सोचेंगे केवल सरकारी नौकरी मिलती रहे, तो कितने लोग मिल सकती है? किसी पार्टी की सरकार आ जाए तो शायद 1% से बहुत बढ़ेगी तो 2% जाएगी, उससे अधिक जाने की कोशिश भी की तो इकोनॉमी बैठ जाएगी। तो जब तक हमारे युवा स्किल्ड नहीं होंगे, और स्किल्ड मतलब अपने लिए रोजगार सृजन में सक्षम। आज एवेन्यूज बहुत हैं, जिस समय रोड नहीं थे, मैं बार बार कहता हूँ, अफगानिस्तान के पार तक हम शासन कर रहे थे। जिस समय ऐसी चीज़ें नहीं थी, पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज ने लिखा था, विश्व का सर्व प्रमुख नगर है। भागलपुर का पुराना नाम चंपा है, और चंपा के अवशेषों को आज आप देखने जाएंगे, कोई सुध लेने वाला नहीं है। लेकिन उस चंपा की ऐसी शक्ति थी, बौद्ध ग्रंथों को पढ़ेंगे तो विश्व का पहला नगर कहा गया। वियतनाम से लोग आते थे व्यापार करने। आज आप चंपा को सर्च करेंगे, आप पाएंगे वियतनाम का पुराना नाम 200 AD से लेकर 1700 AD तक चंपा था। क्यों था? इतने प्रेरित हुए, इतने प्रभावित हुए। तो बिहार उद्योग की भी एक बड़ी केंद्र के रूप में प्राचीन विश्व में स्थापित थी। आज आवश्यकता है कि हम नए उद्योग का सृजन बिहार से करें, और हम सोचेंगे कि कोई बाहर से आएगा, इन्वेस्ट कर देगा तो बिहार बदल जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको लगता है कि युवाओं में आज के टाइम में स्किल्स की कमी है? मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। नहीं, बिल्कुल कमी है। मुझे ऐसा लगता है इस पर काम करने की आवश्यकता है। कह देना कि स्किल्स किस तरह के स्किल्स युवाओं में होने चाहिए ताकि उनको बेरोजगारी से मुक्ति मिले और रोजगार मिले? एटलीस्ट हर घर में एक व्यक्ति काम कर रहा हो। देखिए इसमें जो भी एम्प्लॉयमेंट जिस क्षेत्र में हो सकता है, उसके लिए आपके पास स्किल्स होने चाहिए। जैसे अब मान लीजिए किसी आज गांव में भी बात करेंगे तो गांव में बहुत विकास हो रहा है, रोड बन गए हैं, हर घर में पहले टॉयलेट्स नहीं हुआ करता, टॉयलेट्स लग गए। प्लम्बर की आवश्यकता है, तो पूरे गांव में खोज लेंगे, प्लम्बर नहीं मिलेगा। तो आप चाहते हैं युवा प्लम्बर बने? मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रकार के बहुत सारे स्किल्स हैं जो हमारे पास नहीं है, जो होना चाहिए। अपने डिग्री तो ले ली, लेकिन जिसकी आवश्यकता उस इकोनॉमी को है। तो आप हो सकता है कल को आप ऐसा करें कि आप अपनी कंपनी खोली, आपने प्लम्बर सप्लाई, अपने घर में मतलब जो स्प्रे करते हैं उनकी सप्लाई करने वाले अपने लोग तैयार कर लिया, तो आपकी बिजनेस अच्छी चलेगी। लेकिन उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में उसने सोचा ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो आज नए स्टार्टअप्स लोग शुरू कर रहे हैं बिहार में भी, जो सर्विस सेक्टर में है। तो इसके अतिरिक्त बिहार में प्रोडक्शन की भी बहुत संभावनाएं हैं, जिसमें लेबर के साथ हम कुछ नया प्रोड्यूस करें, अच्छी क्वालिटी के साथ करें, एग्री बेस्ड प्रोडक्शन। तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा कि जो कमी है उसके बारे में लोग सोच नहीं रहे। लेकिन आज का युवा तो रील्स बनाने में ज्यादा एक्सपर्ट है, तो आपको लगता है कि वो रील की दुनिया से रियल की दुनिया में आना चाहिए? देखिए आना तो पड़ेगा, आना तो पड़ेगा। यथार्थ हर व्यक्ति को, और स्पेशली अगर हम बिहार को बदलते देखना चाहते हैं तो हमें देखना होगा अपने बिहार तभी बदलेगा ना जब हर गांव में बदलाव हो। तो हर गांव में वैसे ही प्रोफेशनल सर्विसेज भी मिले। बिहार के पटना से तो वो रील इतनी ज्यादा वायरल होती है, वो ग्रुप में जो डांस करते हैं, और वो कौन सा गाना है उसमें सब मिलके, तेजस्वी ने भी उनके साथ डांस किया था। तो उनको लगता है कि रील से ज्यादा पैसा आ रहा है, यही कर लेते हैं, डेली व्लॉगिंग कर लेते हैं। नहीं, वो भी ठीक है, एंटरटेनमेंट की एक अलग दुनिया है, उसमें पैसे आते हैं, सब लोग करते हैं। बट गंभीरता समझनी होगी, समय की नजाकत को समझना। बिहार में अगर सब लोग वही करेंगे तो बिहार बदलेगा क्या? आवश्यकता प्रोडक्शन की है। बिहार को कैसे हम हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी इंडस्ट्री की एक्सप्लोरेशन हो। हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हम हैदराबाद हम लोगों ने कार्यक्रम किया था टी हब में करीब 500 स्टार्टअप्स थे जो एक जगह से ऑपरेट कर रहे थे। तो मैंने एक विजन दिया कि हम चाहते हैं कि बिहार के हर जिले में एक इसी प्रकार का हब हो, और 500 से 1000 स्टार्टअप्स हर जिले के हेडक्वार्टर में वहीं से ऑपरेट करें। तो मैं इस विजन के साथ चल रहा हूँ, और मुझे लगता है कि जैसे हर ब्लॉक बिहार में एक अच्छा कॉलेज हो, उसमें ताकि हमारे जो बच्चे हैं
आज एक एक कॉलेज में 40,000 बच्चे पढ़ते हैं जो अच्छे कॉलेज हैं। ऐसा नहीं, अच्छा एजुकेशन जो हम देंगे स्किल्स के साथ देंगे, हर कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर्स होंगे। ठीक है। इसी विजन पे हम लोग काम करने के लिए लोगों को आपके प्रेरित विजन पे करने हमने के लिए बात प्रयास कर ली, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी कि आपकी फिर एंट्री होती है एनआईए में, तो ये अचानक से हुआ क्या? एनआईए में एंट्री कैसे होती है? एनआईए में आने के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में आपका अनुभव कैसा रहा, और राज्य पुलिसिंग से ये कितना अलग था, कितना डिफरेंट था? देखिए, बिहार बदलने के लिए भावना से ही आईआईटीज के बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। आईपीएस मिला, बिहार कैडर मिला, इट वाज माय फॉर्च्यून, बिहार आ गया। बिहार आने के बाद बगहा बदलते देख चुका था, रोहतास पहुंच चुका था। उसी समय 26/11 का अटैक हुआ। ठीक है। उससे कुछ दिनों पहले बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था। और इन चीज़ों को मैं देखता था तो बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे पूरे देश में। मुझे लगता था कि ठीक है, बिहार तो मैं बदल रहा हूँ, लेकिन एक नई एजेंसी बनी है, देश को भी अच्छे पुलिस ऑफिसर्स की ज़रूरत है। और तभी मैंने अप्लाई किया था कि मैं एनआईए जाऊँगा और जितनी भी इस तरह की टेररिस्ट गैंग्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इसके नेटवर्क को मैं ध्वस्त करने का प्रयास करूँगा। तो लगभग मुझे याद है 2009 के बाद मैंने अप्लाई किया था एनआईए में। 2010 में विधानसभा इलेक्शंस थे बिहार में, उस समय तक मुझे रिलीव नहीं किया गया। 2011 में मेरी पोस्टिंग दरभंगा में थी। उस समय एनआईए ने भी तब प्रयास किया था कि रिलीव हो जाऊं, और मैं रिलीव हुआ। और एनआईए पहुंच गया था मैं दिसंबर 2011 में। एनआईए बनने के लगभग 1.5 साल के बाद मेरे मन में यही भाव था कि लश्कर-ए-तोयबा, इंडियन मुजाहिदीन, इस प्रकार के नाम सुना करता था। एनआईए गया था, जिस समय एनआईए गया उस समय एनआईए में कुछ और ही चल रहा था। उस समय तो पता नहीं कौन कौन से गैंग्स पे काम चल रहा था। तो इनिशियली मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, ये क्या, मैं तो आया था कुछ और करने, यहाँ चल कुछ और रहा है। लेकिन मैंने एक नोट पुटअप कर दिया था कि एक केस ऐसा होना चाहिए जिसमें जितने भी पुराने ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें आईएम का नाम आया है, वो ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, लेकिन पूरी टेररिस्ट ग्रुप का इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ कि कैसे बनी, फंडिंग कहाँ से आती है। और जब तक ऐसा हम नहीं करते तो हम कैसे उसकी एक्टिविटी को बंद कर सकते हैं। तो इनिशियली नोट अप्रैल महीने में 2012 में मैंने सबमिट किया था, और स्वीकृति मिली अंत में जाकर दिसंबर में। और वहीं से वो केस हम लोगों ने शुरू किया, जिसमें कोई घटना नहीं थी। रिक्रूटमेंट कैसे होता है, ट्रेनिंग कैसे होती है, फंडिंग कैसे होती है, ये आधार था, मेंबरशिप, इसको टारगेट करना था। और पुराने जितने केसेस थे वो एविडेंस थे। इसी पर काम करते हुए पूरे देश भर में जो एविडेंस थे हम लोगों ने कलेक्ट किया। और अभी तक उस प्रकार का एनआईए का एक अलग इन्वेस्टिगेशन था, और रिजल्ट अच्छा रहा उस केस में। कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी कि जब आपने एनआईए ज्वाइन किया तो वहाँ पर कौन सा ऐसा केस था जो आपने बहुत ही, मतलब आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन आपने उसको, उस ऑपरेशन को बहुत ही बखूबी निभाया और उसको सक्सेसफुल तरीके से अंजाम दिया? एनआईए में जो केसेस मैंने हैंडल किए सब पब्लिक डोमेन में है। सीपीआई माओइस्ट रॉकेट लॉन्चर्स का केस था कोलकाता का, उसको मैंने किया। फिर बोधगया ब्लास्ट, पटना ब्लास्ट और इंडियन मुजाहिदीन, यही केसेस मैंने इन्वेस्टिगेट मुख्य रूप से किया। बर्दवान ब्लास्ट की टीम में था, हैदराबाद ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन में भी शामिल रहा। तो यही मुख्य केसेस थे जो मैंने हैंडल किया। तो एनआईए ज्वाइन करने के बाद आपने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किया? और कुछ एक एक्सक्लूसिव हम जिक्र भी कर रहे थे अभी किसी बात का, एनआईए में आने के बाद। नहीं, एनआईए में मैंने वही कहा ना, जो मैं सोच के गया था इनिशियली शुरू का 1 साल, तो ऐसा था कि एनआईए को जिन ऑर्गेनाइजेशंस पे काम करना चाहिए उस पे काम नहीं कर रही है। ठीक है। उनका पूरा जो डोमेन था इंदौर और देवास में ही घूम रहे थे कि इन केसेस में कौन पकड़ा जाएगा, जबकि उसका भारत के टेररिज्म को मतलब था नहीं। तो कई बार ऐसा लगा कि शायद पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं, उसकी वजह से भी ऐसा दबाव रहता है। तो मैं तो बड़े स्पष्ट रूप में आया था कि मुझे इस गैंग का या इस ग्रुप का इन्वेस्टिगेशन करना है, और मैंने किया। आने वाले समय में नोट दिया, फिर अवसर मिला। तो एनआईए का टेन्योर बड़ा सेटिस्फाइंग रहा एज अ प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर। किसी एक ऑपरेशन के बारे में बताएंगे, कोई एक केस? देखिए, सभी चीजें पब्लिक डोमेन में है। नहीं, एक जो पब्लिक ना जानती हो। नहीं, पब्लिक तो कोर्ट में सब कुछ दिया हुआ है, ट्रायल्स भी हुए हैं, और जो बहुत चैलेंजिंग रहा और आपको लगा कि जब भी मुझे मौका मिला तो मैं लोगों के साथ इसको साझा करूंगा कि उसमें स्ट्रेटेजी कैसे बनाई थी और कितना चैलेंजिंग था। उसके बाद आपके अंदर कितना बदलाव आ गया? नहीं, देखिए, आपकी सोच कितनी बदल गई? नहीं, बोधगया ब्लास्ट अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था। बोधगया ब्लास्ट में जिस समय हुआ था तो उस समय दिल्ली में ही था और कोरिया से लौटा था, गए थे, और उस समय सीसीटीवीज भी ऑफ थी, लेकिन एक फुटेज हम लोग को मिल गया था। अच्छा। और फुटेज जब मिला तो फुटेज में एक व्यक्ति था जो नॉर्मली अब मंदिर या बौद्ध धर्म के जो मठ होते हैं या जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें आप क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं, बट ये व्यक्ति एंटी क्लॉकवाइज कर रहा था। तो दैट वाज द मेन एविडेंस। उसमें एक थाई मॉन्क, श्रीलंकन लेडी, दोनों उस समय देख रहे थे मंदिर में। तो उनको तभी आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति उल्टा क्यों घूम रहा और बौद्ध भिक्षु के ड्रेस में है। तो दैट वाज द इनिशियल सस्पिशन। उन्होंने कुछ, वो तो नज़दीक जाने लगे, वो भी भाग रहा था, उनसे दूर जा रहा था। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फुटेज मिला था, उससे हम लोगों ने उस समय स्केच जारी किया था। कुछ एक घड़ी मिली थी जिसका जो ब्लास्ट हुए थे,
तो इनिशियल जो पूरा इन्वेस्टिगेशन एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें केस ये हुआ था, जो मैंने किसी को अभी तक नहीं बताया है, आप कह रहे हैं ना, जब बोधगया ब्लास्ट हुआ था उसमें एक घड़ी मिली थी लोटस क्लॉक। लोटस क्लॉक में एड्रेस था सूरत का जहाँ बनी थी, और उसको जब हमने पता किया बैच कहाँ बिका था तो हुआ था आसाम में बिका है। और एक उसी समय जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो एक कॉल डिटेल आया जिसमें कि गाड़ी चली मेरठ से दिल्ली आई, बोधगया रात में रुकी, सुबह ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के बाद वो आसाम चली गई। तो बड़ा मैच कर रहा था। तो इनिशियली हम लोग उस पूरे ग्रुप पे बहुत काम करने लगे। जब फ़ोन सुनने लगे तो उसमें मतलब तमिल में बात हो रही थी, तो बड़ा अजीब लगा, ये कैसे हो सकता है। और दिमाग कहीं और चल रहा था, लग रहा था कि सब बर्मा से कुछ लिंक था उसका, रोहिंग्या मुस्लिम वाला इशू चल रहा था। तो मेरठ भी मैच कर रहा था, बोधगया भी मैच कर रहा था। तो पहले इनपुट्स भी थे कि ऐसे बहुत सारे टेररिस्ट गैंग्स हैं जो रोहिंग्या इशू को लेकर बोधगया अटैक करना चाहते हैं, लेकिन बात तमिल में हो रही थी। लेकिन फिर भी लगा कि जब लीड है बड़ा क्लियर लग रहा है तो ऐसा ही लग रहा है। वैसा एक समय को ऐसा लगा कि केस क्रैक हो जाएगा। आसाम की तिनसुखिया में जाकर जब लोग मिले तो पता चला कि सभी फौजी थे और मेरठ कैंट से निकले थे, वहाँ सिम लिया था, सब तमिलनाडु के थे। और लगभग पैटर्न वैसा लग रहा था कि वो तो ब्लास्ट केसेस के इन्वेस्टिगेशन में या किसी भी केस के इन्वेस्टिगेशन जब बड़ा केस हम करते हैं तो बहुत सारे पहलुओं पर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालते हैं स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, मतलब इतनी मेहनत होती है जो आप सोच नहीं सकते हैं। इतना डेटा होता है जिसमें एआई का उपयोग मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोधगया ब्लास्ट में कुछ ऐसा ही था। उसमें एक लीड कभी कोई निकलती है, बहुत सारी चीज़ों में से एक, उस पर हम लोग काम करना शुरू करते हैं। वो कई बार लगता है बिल्कुल हो गया, और जब पूरा मेहनत करके आप देखते हो तो कुछ और निकला तो बड़ा उत्साह डाउन हो जाता है, और अब क्या, इसके आगे कैसे। बट दैट इज़ हाउ वी इन्वेस्टिगेट सच मेजर क्राइम केसेस या टेररिज्म केसेस। तो बोधगया ब्लास्ट में भी ऐसे ही करते करते बहुत मेहनत करते करते एक समय पता चला कि रांची में एक मॉड्यूल काम कर रहा है, उसमें कुछ लड़के हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। उसमें एक लड़का ऐसा है जो बिहार का रहने वाला है, जिसके लिंक पटना में भी हैं। और बीच में जब अरेस्टिंग यासीन भटकल की होती है तो उसमें और कुछ बातें निकल के आती हैं, और तब एक डीएनए टेस्ट किया जाता है और डीएनए टेस्ट रिजल्ट मैच कर जाते हैं। एंड देन वन सेज कि डीएनए टेस्ट उसके संबंधी का किया जाता है और मैच करता है कि हाँ, जो कपड़े बोधगया में मिले थे उससे ये डीएनए मैच करता है। एंड देन यू जीरो इन ऑन द गैंग। तो इन्वेस्टिगेशन अच्छे से यदि किया जाए, कड़ी से कड़ी जुड़ती है, डॉट से डॉट जुड़ते हैं। बहुत मेहनत का काम है, आसान नहीं। कभी किसी फिल्म को देखकर आपको आइडिया आया हो? और एनआईए में इन्वेस्टिगेशन जो मैंने किया इस प्रकार के केसेस का, उसके बाद बिहार जाने के बाद जो भी पटना सीनियर एसपी रहा, तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए जो आप नॉर्मली आप देखेंगे कोई इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं पाएगा। लेकिन वो चूंकि ऐसा एक्सपीरियंस था इस लेवल पे इन्वेस्टिगेट करने का, तो केसेस भी इन्वेस्टिगेट हुए। तो अपने माइंड को शार्प करने के लिए आप क्या करते थे? ऐसी फिल्में आपने देखी, कभी कोई ऐसी फिल्म आपने देखी क्राइम थ्रिलर की जिससे आपको आइडिया लगाओ कि अगर आपको अपना केस अगला सुलझाना तो चलो ये वाली स्ट्रैटेजी मैं अपनाता हूँ, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, फिल्म की बात तो कहना, फिल्म मैंने देखी है बहुत सारी, बट इन्वेस्टिगेशन इज मोर अबाउट कॉमन सेंस एंड एनालिटिक्स। आप देखते हैं एक चीजें काम करेंगी, क्योंकि आज के जो नौजवान युवा हैं, कई सारे ऐसे होते हैं जो एकदम डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, वो फिल्मों को देखकर या कोई ऐसे सीरियल्स आते हैं क्राइम के, उनको देखकर वो अपराधी बन जाते हैं। लेकिन क्या पुलिस अधिकारी भी कुछ ऐसे हैं जो फिल्मों को देखकर वहां से सीखते हैं कि हाँ, ये स्ट्रेटेजी हम अपना सकते हैं अपने केस को सुलझाने के लिए? देखिए, पता नहीं, वैसा मैं नहीं कहूँ, मैं उसमें कहूँ आईआईटी का जो मेरा बैकग्राउंड है ना, फिजिक्स में कई बार हम लोग इरोडोव के क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे। वो बड़े कठिन होते थे, रशियन किसी ने लिखा था। कई बार एक स्ट्रेटजी करने की कोशिश करते तो क्वेश्चन में रिजल्ट नहीं आता था, फिर कोई नई स्ट्रेटजी अपनाते थे। तो कुछ वैसा ही मैं करता हूँ। होता है लाइफ में भी कुछ ऐसा लगा कि नहीं हुआ, अच्छा तो फिर वैसे ही प्रॉब्लम को फिर से नई सिरे से सोचना। जब सब कुछ फेल करके कुछ नया सोचते हैं, नया करते हैं। मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं? अब उसको मेडिटेशन कहूँ या ना कहूँ, लेकिन हाँ, सोचता हूँ, एकांत में चिंतन करता हूँ। और जब कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल चाहता हूँ कि व्यक्तिगत, जो मैंने कहा दो पक्षी वाली बात, तो अपने उस पक्षी को सुनने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। होमगार्ड और फायर सर्विसेज की डीजी शोभा ओहतकौर से विवाद की सच्चाई क्या है? आपने उनके ऊपर सोशल मीडिया पोस्ट में अपशब्द कहने का आरोप लगाया था, उसके पीछे की रियलिटी क्या है, क्या हुआ था? देखिए, बातें पब्लिक डोमेन में हैं। हाँ। और जो बातें मैंने कहीं सरकार को भी मैंने लिख के दी थी, सरकार ने निर्णय लिया, स्वीकार किया, तभी मेरी पोस्टिंग जो मैंने डिमांड किया तो उसमें अलग हुई। तो जो है वो सच है। और जो बातें पब्लिक डोमेन में है, ट्वीट भी किया था शोभा ओहतकौर को लेकर, मैंने किया तो बाद में उसे डिलीट कर दिया, ऐसा क्यों? उसके बाद नीतीश कुमार ने भी मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि किसी भी अधिकारी का काम ट्वीट करना नहीं है, कोई समस्या है तो आप, ऐसा नहीं है कि आप ट्वीट कर देंगे, पोस्ट कर देंगे, आप जाके अपने टीम से बात करिए, आप जो विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बात करिए, ये ट्वीट का क्या चल रहा है खेला? तो
इसके लेकिन बाद कुछ ट्वीट करके डिलीट भी हुआ था। हाँ, डिलीट भी हुआ था नहीं। हाँ। लेकिन ट्वीट एक अभिव्यक्ति थी जो उस समय मन में चल रहा था कि मन में पूरा भाव, निस्वार्थ भाव सब कुछ कर रहे हो। उस बीच में कोई व्यक्ति यदि आपको रोकने का प्रयास किए इस भाव से कि भाई क्यों कर रहा है, तो मन में उद्वेलन होता है। वो भी तब जब आप अपने कर्तव्य कर रहे हो। शनिवार रविवार आपको परिवार के साथ बिताना चाहिए, वो नहीं बिता के आप पूरे बिहार में लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हो। उसमें अपना स्वार्थ क्या है, कुछ नहीं है। तो कई बार कुछ चीज़ें पिंच कर जाती हैं। जैसे उस समय जिस समय ये सब बातें हुई थी, उस समय तो मैंने ये भी बंद कर रखा था। लगभग कोई एक्टिविटी नहीं थी जो कि उस प्रकार का प्रेशर था, कुछ नहीं करना है, केवल आपको नौकरी करनी है, तो ऑफिस जाना है। सैटरडे संडे को मैं क्या करता हूँ, इसमें किसी व्यक्ति को क्या आपत्ति होगी जब तक मैं ऐसी कोई गतिविधि नहीं करता हूँ जो राष्ट्र के विरुद्ध हो। और राष्ट्र को आगे बढ़ाने का तो संविधान आपको दायित्व देता है, इट्स योर फंडामेंटल ड्यूटी। और इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स भी कहती हैं कि आप कुछ सामाजिक कार्य करें, देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। इसमें यदि किसी को आपत्ति हो तो ठीक है, कुछ समय के लिए आपको खराब लगता है, लेकिन आपत्ति खराब लगे वो भी ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आपको अपशब्द कहे जो कि उसको कहने का अधिकार नहीं है, तो निश्चित रूप से आपके मन में ग्लानि होती है कि भाई ऐसा क्यों। लेकिन आपको लगता नहीं कि उसके बाद आपको और तब मुख्यमंत्री आपको से बात लगता कर है कि लेनी आपको चाहिए थी? प्रतिकार करना चाहिए, है ना। आपको लगा नहीं कि मुख्यमंत्री से जाके आप बात नहीं, कर तो लें, इसकी एक इसको लंबी- एड्रेस करें नहीं, कहीं इसका जाकर? जिस मैंने कहा सभी चीजें पब्लिक डोमेन में है। हाँ, पर तो सोशल मीडिया में पब्लिक डोमेन में क्या है, उससे पहले ऐसा नहीं था कि बात नहीं किया गया था। हर लेवल पे बात हो चुकी थी, हर लेवल पर जाकर समस्याओं को रखा गया था। अच्छा, आपको लगा जब सारे दरवाजे बंद लेकिन हैं? जब एक समय आता है ना, जो आपको लगता है कि सब चीजें ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई सुन नहीं रहा है, सब मेरे पीछे क्यों पड़े, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तो उस समय कभी कभी ऐसे रिएक्शंस हो जाते हैं, जैसे आप ट्वीट की बात की। लेकिन उसके बाद मन में लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, आई एम रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई शुड नॉट बी ट्वीटिंग, तो मैंने डिलीट कर दिया। उस बीच में अब बवाल हो कितने गया। लोग सोशल मीडिया पे हैं, अगर 2 सेकंड में कोई ट्वीट किसी ने उसका स्क्रीनशॉट लेके किया और वायरल, तो आप हाईली एक्टिव रहते हैं उस सोशल मीडिया पे? सकारात्मक उपयोग करने का प्रयास करता हूँ। सोशल मीडिया एक माध्यम है लोगों तक पहुँचने का। तो मैं तो अपने भारतीय संस्कृति की बात करता हूँ। प्रतिदिन ट्विटर पे देखते हूँ, संस्कृत में एक श्लोक साझा करता हूँ, जो प्राचीन विचार है उनको लाता हूँ। बिहार के प्रति जो भाव है उनको भी साझा करता हूँ। एक व्यक्ति अकेले हर गांव में तो नहीं जा सकता, लेकिन सोशल मीडिया एक माध्यम है जिससे जो विचार है हर एक गांव तक पहुंच सकता है, विदेशों तक भी जाता है। आज हमारे 18 विदेशों में चैप्टर्स हैं जिसमें लोग जुड़े हैं इसी भाव के साथ, बिहार को आगे बढ़ाना अच्छा, है। मैं एक बीच में एक सवाल मिस कर गई, वो ये था कि उसके बाद आपने शायद 2 महीने की छुट्टी भी मांगी थी, लेकिन आपको छुट्टी के बदले बल्कि सब चीजें पब्लिक डोमेन में है। मिला। तो आपको लगा कि नीतीश कुमार की नाराजगी लंबे वक्त तक आपके साथ रही? किसी व्यक्ति विशेष के विषय में मैं कुछ ना पहले कहता हूँ ना आगे भी कहूंगा। सिंपल सी बात है कि जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो ऐसी समस्याएं आती हैं, उससे विचलित नहीं होना चाहिए। तो मैं भी विचलित नहीं हुआ, जो और आगे भी अभियान और सशक्त होता चला गया। उस समय तक लगभग 55,000 लोग जुड़े थे, आज 3,60,000 लोग डायरेक्टली जुड़े हैं। और मेरा जो इस बार हम लोगों ने कार्यक्रम किया था 22 मार्च को पटना के बापू सभागार में, सभी ने संकल्प लिया कि इस वर्ष के अंत होने तक, अगले साल 22 मार्च तक 10 लाख से अधिक की संख्या रहेगी। इस स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं और 2028 तक बिहार के हर गांव में, हर पंचायत में, हर वार्ड में ऐसे लोग जुड़ जाएं, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, मैं अगर आज के अधिकारियों की बात करूं जो अभी नौजवान आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, आईआरएस बन रहे हैं या बाकी और अधिकारी बन रहे हैं, आपको लगता है कि वो अपने दफ्तर में या ग्राउंड पर समय बिताने से ज़्यादा सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिता रहे हैं, जो कि सही नहीं है? चाहे फिर वो उनकी पर्सनल विजिट हो अपनी फैमिली के साथ, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ, एक आईएएस है दूसरा आईपीएस है, तो बता रहे हैं आज हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि उस पद का वो कितना दुरुपयोग कर रहे हैं? एक तो सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, चलिए आप एग्जाम क्लियर करके आए, आपने मेहनत से उस जगह को प्राप्त किया, लेकिन आपको जनता के लिए काम करना है। इंटरव्यू के वक्त तो कहेंगे कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी दिखती है हर वक्त सोशल मीडिया पर पोस्ट। इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, इस पे हम लोग जब सोशल मीडिया को आज देखते हैं तो ये चीज़ें नई हो रही हैं। आज से 15 साल पहले इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही थी, इसलिए कुछ चीज़ें नई लगती हैं तो अजीब लगती हैं। तो मैं हर चीज़ को वह नहीं कहूँगा अजीब है, मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया एक माध्यम है विचारों को लोगों तक पहुँचाने का। तो प्रशासन भी यदि उसका उस रूप में उपयोग करे, जैसे है ना कि हम पब्लिक के ग्रीवेंसेस को कैसे मिटा सकते हैं, इसके लिए हमारी ये फैसिलिटी है, तो लोगों तक पहुँचेगी। यदि ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए उसका उपयोग करते हैं तो ठीक है, सेल्फ प्रमोशन के लिए नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से यदि हम ये कहें कि बहुत ऐसी बातें हैं जो बहुत पर्सनल हैं, तो वैसी बातें भी सोशल मीडिया पर अपने मित्रों के बीच आप शेयर, तो सोशल मीडिया की प्राइवेसी भी अलग अलग है, एक माध्यम है। जैसे आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो मेरे बहुत मित्र जो स्कूल में पढ़ते थे आज मुझसे कनेक्टेड नहीं होते, तो एक अच्छा माध्यम उसका उपयोग किया। लेकिन आज के नौजवान जो अधिकारी बन रहे हैं उनको आप क्या सलाह देंगे? क्या शेयर करना है, क्या शेयर नहीं करना है, इस पर बड़ा केयरफुली आपको सोचना होगा। और हर वक्त कुछ ऐसा नहीं करें जिससे सरकार की छवि खराब हो, आपकी छवि खराब हो, ऐसा कुछ नहीं करें। और हर वक्त सोशल मीडिया पे एक्टिव होना जरूरी है क्या? नहीं, हर वक्त को कैसे हो सकता है, काम करना है, काम जो वर्क आवर्स हैं या जो आप समय फ्री है उसी में आप कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का जब भी उपयोग करें तो यही देखें कि उसका उपयोग हम किस रूप में कर रहे हैं, उसका जो हमारे जो सर्विस के गोल्स हैं उसमें कितना सहायक है।
यदि सहायक है आप उपयोग कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन सहायक नहीं है आप उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित ही बात है फिर वो ठीक नहीं। लेट्स इंस्पायर बिहार के बारे में हमने बातचीत करी, आपने कई सारी उसमें महत्वपूर्ण बातें बताई, कैसे युवा जुड़ सकते हैं, कितने युवा जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं ये देखना चाहूंगी कि एक तरफ तो आप अपनी सरकारी ड्यूटी को भी निभाते हैं, दूसरी तरफ आप सामाजिक काम में भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता नहीं कि आप बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, या आपको बर्नआउट हो रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे एक तरफ ही रहना चाहिए, या कैसे उस सिचुएशन को टैकल करते हैं? मैंने शुरू में कहा ना, जो साधारण नहीं कुछ असाधारण करना है, तो ये बात मन में अपने आप उस संकल्प को सुदृढ़ करती है। और जब भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है तो मन में ये लगता है नहीं, मैं तो कुछ अलग करने आया ही था, तो जो कर रहा हूँ अलग ही कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, मन में कोई स्वार्थ तो है नहीं। तो थकान भी हो रही है तो बिहार के लिए हो रही है, तो क्या दिक्कत है? पहले के बिहार में और आज के बिहार में कितना बदलाव आप देखते हैं ग्राउंड जीरो पर, अगर हम कानून व्यवस्था की भी बात करें? देयर इज अ ट्रेमेंडस चेंज, लेकिन जहाँ पहुंचना है उसमें बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। मैं एक आदर्श बिहार को देखना चाहता हूँ जिसमें किसी व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। एक ऐसे बिहार को देखना चाहता हूँ जहाँ बड़ी यूनिवर्सिटीज हर जिले में हो, बड़े स्टार्टअप्स हर ब्लॉक में हो, नया उत्पादन हम कर रहे हो, नया प्रोडक्शन कर रहे हो, और नए आइडियाज के साथ पूरे विश्व को। लेकिन अभी भी ऐसा क्यों होता है बिहार में, जब खबर आती है कि अस्पताल के अंदर वार्ड में घुसकर 4 लोग आते हैं और चेहरा ढककर मर्डर कर देते हैं, या किसी भी कंपनी के बाहर किसी बड़े व्यापारी को मौत के घाट उतार देते हैं, क्यों ये सब अभी भी हो रहा है? देखिए दुखद है ना, लेकिन ऐसा नहीं है केवल बिहार में ही हो रहा है। कुछ परसेप्शन के इश्यूज भी हैं, ऐसी घटनाएं यूएस में भी होती होंगी, कई जगह भी होती होंगी, लेकिन उसके बारे में उतनी चर्चा नहीं करते। बिहार का इतिहास इस हाल का ऐसा रहा है कि हम हर घटना को लगता है कि अभी भी ऐसा ही चल रहा है क्या, ये मन में क्वेश्चन मार्क है जिसमें हम बार बार को लगता है नहीं, लेकिन ये तो बहुत ही स्ट्रेंज है ना कि चुनाव चल रहा है और वहां पे 2 प्रतिद्वंदी आमने सामने आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि तुम हमारे सामने कैसे आ गए, तो उसके व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। ये तो इस पे ये भी बहुत स्ट्रेंज है। नहीं, इसमें मैं ये सब मुझे लगता है सिर्फ बिहार में हो सकता है। पुलिस की जो भूमिका है, यदि न्यूट्रल रहे और जो सही करना वही करेगी, तो ये चीजें भी अपने आप ठीक हो जाती हैं। मतलब प्रशासन की या नहीं किसी से आसक्ति, नहीं किसी से द्वेष, यदि न्यूट्रलिटी के साथ हम करते हैं ये चीजें भी अपने आप मिट जाएंगी। हाँ, लेकिन हर कोई आपकी तरह नहीं हो सकता है, मुझे लगता है पुलिस भी कहीं ना कहीं दबाव में काम करती है। अगर आपको मैं छोड़ दूं एक एक्सेप्शन केस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शन अकेला मैं नहीं हूँ, बहुत अधिकारी हैं ऐसे, तभी डिपार्टमेंट अच्छे से चल रही है। आवश्यकता है सरकार की तरफ से, मतलब ये हो कि ऐसे जो लोग न्यूट्रली काम करते हैं उनको आप प्रमुख भूमिका में रखें, पूरा सहयोग करें। जब आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारे लोग आपके पीछे भी पड़ेंगे जो नहीं चाहेंगे आप उस पोजीशन पर बने रहें। तो उस समय जैसे बहुत सारी परिस्थितियां मेरे साथ भी हुई, चाहे बघा रहा या रोहतास में भी रहा, जिस समय बहुत ऐसे जिनको आप कहेंगे दबंग लोग हैं, वैसे उन पर एक्शन लेना पड़ा। तो निश्चित सी बात उनका प्रेशर सरकार पे बहुत पड़ा होगा कि हटा दीजिए। ठीक है, सरकार के पास क्या हटाना तो बहुत आसान ऑप्शन है, लेकिन तब भी सरकार ने इसलिए रखा कि सरकार बदलाव चाहती थी। ये मैं 2005 से 10 के बीच की बात कर रहा, ऐसे बहुत से जब एसपी के रूप में कार्य कर रहा था। तो ये चीज़ें निश्चित रूप से एक आदर्श जो समाज का होता है तभी होता है जब हम न्यूट्रल होते हैं। और जो भी बिहार में बदलाव हुआ इसलिए हुआ कि प्रशासन की भूमिका बड़ी निष्पक्ष रही और सरकार का समर्थन उसको रहा। बिहार को अभी भी बाकी राज्यों में हीन भावना से क्यों देखा जाता है? नहीं, तो पर कैपिटा इनकम का गैप बहुत ज्यादा है, वो तो मैंने आपको बताया। तो उसमें जब पलायन इस रूप में होगा, छोटे छोटे काम के लिए लोग जाएंगे तो आपको लोग उसी रूप में देखेंगे। जब लीडर्स के रूप में जाते थे तो अफगानिस्तान के पार तक सम्मान किए जाते थे। तो बिहार को जगाने की, बिहार को फिर से बनाने की आवश्यकता है। उसमें हर बिहार वासी को हर बंधन से ऊपर उठकर प्रयास करना, इसी प्रयास में मैं लगा हूँ। और मुझे विश्वास है यदि लोग साथ में इस प्रकार से जुड़े, निश्चित रूप से बड़ा बदलाव होगा। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, योगी बाबा का पूरा वहाँ पे अभी राज है और उसे कहा जाता है कि सूबे के मुखिया उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, तो वहाँ पर बहुत कुछ बदला है। अगर इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो इस लिहाज से बहुत डेवलप हुआ है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन बिहार में ये चीज़ क्यों, मतलब अभी भी इसकी कमी खल रही है? वहाँ पर कोई भी इन्वेस्ट करते हुए डरता क्यों है? नहीं, ऐसा देखिए, बिहार बदल रहा है। बिहार में निश्चित सी बात है कि जिस अब बदलाव आना शुरू हुआ है, अभी इन्वेस्टमेंट हुआ है काफी डिस्ट्रिक्ट में, नए नए स्टार्टअप्स भी आपको दिखेंगे, कंपनीज भी दिखेंगे, कई चीनी मिल भी हाल में खुली हैं। चीजें बदलें, अभी भी लोगों के मन में एक कहीं ना कहीं परसेप्शन का जो प्रॉब्लम है, चीजें बदलेंगी क्या, ऐसी ही रहेंगी, ये क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो हम ये क्वेश्चन मार्क्स रिमूव करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल में बेंगलुरु में, हैदराबाद में, दुबई में भी कार्यक्रम हुए जिसमें बिहार के लोगों के साथ संवाद करके यही हम लोगों ने बताने का प्रयास किया है कि बिहार इज लाइक अ ग्रीन फील्ड, संभावनाएं ही संभावनाएं, आप आइए तो, और सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है, आप आएंगे तो उसकी सुरक्षा के लिए बिहार सरकार भी तत्पर है। अभी भी इन्वेस्टर्स डरते हैं बिहार में इन्वेस्ट करने के। एक परसेप्शन प्रॉब्लम है, बहुत समय से रही है, लेकिन उसको दूर करना है। वैसा परसेप्शन है, वैसा रियलिटी नहीं है।
रियलिटी ऐसा नहीं है। आप आएंगे तो बिहार में आप उद्योग भी लगा सकते हैं। ठीक है। छोटी छोटी समस्याएं बिहार में भी आती हैं, अन्य स्थानों पर भी आती हैं, लेकिन बिहार को उसके लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं कि बिहार में ऐसी समस्याएं नहीं अच्छा, मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर योगी बाबा ने माफियाओं का ऐसा इलाज किया कि पूरी तरह से खात्मा किया है कि अब अपराधी हो या माफिया वो थर थर कांपते हैं, क्योंकि एक तो बुलडोजर नीति है, बुलडोजर चल जाता है, अवैध कब्जा कहीं पर है, या फिर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधी की चाल को ही बदल दिया जाता है और माफियाओं का सफाया किया गया, गाड़ी भी पलटी है। तो बिहार की क्या सड़क इतनी अच्छी है कि वहां गाड़ी नहीं पलटती, या माफियाओं का अंत क्यों नहीं हो पाता है? देखिए, ऐसे सवालों पर मैं यही कहूंगा, यदि कानून का हमने सही उपयोग किया, हाँ, निष्पक्षता के साथ किया, तो सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। नहीं, आपको लगता है कि अभी भी उसमें आपको मतलब मैंने कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि कुछ वैसा अजीब सा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो कानून है उसको हमने कठोरता से अनुपालन उसका सुनिश्चित किया, निष्पक्षता के साथ किया, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, समस्याएं नहीं रहेंगे। सभी जितने भी, कोई कानून से बड़ा नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बिहार की बाहुबली में अगर हम बाहुबलियों का जिक्र करते हैं तो उसमें एक नाम आता है शहाबुद्दीन का। आप कैसे देखते हैं मतलब शहाबुद्दीन को, क्योंकि लोग उन्हें गरीबों का मसीहा मानते हैं? देखिए, बाहुबली या जो भी इस प्रकार के नाम हम लेते हैं, बाहुबली कोई होता नहीं है। अच्छा। कानून के सामने सब कुछ नहीं है। लॉ इज सुप्रीम, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता। बाहुबली यदि कोई बनाता है तो कोई व्यक्ति बनाता है। यदि जैसे मैंने कहा पक्षपात, यदि सरकार के कुछ तत्व किसी व्यक्ति को प्रश्रय देंगे, उसके साथ पक्षपात करेंगे, तो व्यक्ति अपने आप दबंग हो जाता है। लेकिन जब उसके ऊपर से संरक्षण किसी को मिल रहा है, किसी का संरक्षण प्राप्त हो जाए आपराधिक कार्यक्रम कार्यों के लिए, बिल्कुल, तो फिर वो अपने आप बाहुबली। तो आपको लगता है कि अभी भी बिहार में माफिया या माफियागिरी चलती है बिहार में? देखो, जो जिस उस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस समय की कहानियां चलती हैं, ऑर्गेनाइज गैंग्स इस समय बिहार में नहीं है जिसको संरक्षण प्राप्त होगा किसी, मतलब ये तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ, जिसमें किसी का संरक्षण इस प्रकार का प्राप्त हो, ऐसा। बाकी जो समस्याएं हैं, आनंद सिंह के लिए तो बहुत कुछ कहा जाता है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जिस प्रकार से प्राचीन उस समय जो जिस समय की बात कर रहे हैं, नहीं, तो वर्तमान में उस समय की जो हम लोग कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जो आप नाम ले रहे हैं, स्टिल आई एम आस्किंग, आर यू श्योर? हाँ, तो मैं तो कार्रवाई की है। मैंने तो कार्रवाई की। अगर ऐसा होता तो मैं कार्रवाई कैसे करता? और कार्रवाई ऐसा नहीं, कार्रवाई की अगर मुझे स्वतंत्रता है तो किसी और को नहीं होगा। अब बिहार में आप कह रहे हैं कि कोई माफिया नहीं है, माफियागिरी नहीं है, मतलब संरक्षित जिसपे कोई लगा हो, ऐसा नहीं है। जब मैंने तो कार्रवाई की है, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं रोका जी। अब कोई अगर रुकता है, उसको इस भाव से रुकता है कि भैया उसके करीब ही, उसके करीब उसकी कमी है, इसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं तो यही देखता हूँ कि मुझे जब भी मैंने किसी व्यक्ति या मुझे लगा कोई गलत है और मुझे कार्रवाई करनी चाहिए, तो मेरे ऊपर कहाँ कोई प्रभाव था, कहाँ कोई रोक था। ठीक है, हो सकता है, ठीक है, लोग कहते हो कि इनका ट्रांसफर जल्दी कर दिया गया हो, तो भाई तो आज यहाँ रहेंगे, कल वहाँ नहीं, तो सरकारी नौकरी का नियम है। लेकिन इससे अब ये तो माफिया ने आपका ट्रांसफर करवाया? नहीं, मैं तो क्या कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ लोग कह सकते हैं कि ऐसा हुआ हो, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि आप किसी पद पर जाते हैं तो हमेशा के तो जाते नहीं, लेकिन आप ये सोचेंगे मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, इसके लिए आप कोई सही काम नहीं करेंगे, तो गलत बात है। आपको डर लगता था ट्रांसफर पोस्टिंग का? कभी नहीं लगा, क्यों लगेगा? मैं तो तैयार होकर आया था बिहार के लिए। और इनफैक्ट जब मेरी पोस्टिंग पहली बार बिहार में कैडर मिला था, तो पिताजी सभी लोग यही समझाते थे, कहते थे कि बेटा तुम्हारी तो अच्छी पोस्टिंग होगी नहीं। तो मैंने तो यही कहा था कि भले मेरी पोस्टिंग कभी फील्ड में ना हो, कभी अच्छी पोस्टिंग ना हो, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं तो पोस्टिंग होगी। वहाँ एक व्यक्ति के जीवन में भी यदि प्रतिदिन थोड़ा सा सकारात्मक परिवर्तन मैं ला सका तो अपने जीवन को सार्थक मानूंगा, बशर्ते कि यदि मैं बाहर हूँ और वहाँ से कुछ करूँ और बिहार में रह के करता हूँ तो ये उससे अच्छी स्थिति है। मैं बिहार में परिवर्तन में योगदान दे रहा हूँ। ठीक है। बिहार में एक सेना बनी थी, रणवीर सेना, जिसके नायक थे ब्रह्मोश्वर मुखिया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, उस समय की जो परिस्थितियां थी, उसी परिस्थितियों ने मुझे विचलित किया, तभी तो मैं बिहार में काम करने गया। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जाति के नाम पर या संप्रदाय के नाम पर लोगों के बीच में संघर्ष नहीं होना चाहिए। आइडियल स्थिति है। जब स्थितियां खराब होती हैं तो बहुत सारी चीजें खराब होती हैं। उसी बीच में ऐसे लोग आते हैं कि हम चीज़ों को बदलेंगे। तो बिहार जब मैं गया तो मैं बदलने ही गया था, उसके बाद मैंने बदलाव को होते देखा है। आने वाले समय ऐसे बिहार को देखता हूँ जो प्राचीन आदर्शों पर चलता हुआ, जातिवाद से ऊपर उठकर देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। ठीक है। बिहार में कई सारे नरसंहार हुए। 90 के दशक में बथानी टोला नरसंहार हुआ, जिसमें लगभग 21 दलितों की हत्या हुई। ऐसे नरसंहार क्यों होते थे और क्या जातिगत लड़ाई और इसके पीछे वजह क्या थी? नहीं, देखिए, बहुत ही दुखद है इसका होना, किसी भी नरसंहार को ना, किसी व्यक्ति की हत्या होना, वो भी किसी इस आधार पर नहीं कि व्यक्ति ने उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी रहो, केवल इसलिए कि किसी जाति का या किसी संप्रदाय का। लेकिन बिहार में ये हुआ है और अभी नहीं हो रहा है, लेकिन आगे भी ना हो इसके लिए हम सभी को प्रयास करना। मतलब बिहार में जिंदगी की वैल्यू नहीं रही है?
नहीं ऐसा इंसान नहीं, की जान की कीमत नहीं रही। एक समय ऐसा था, एक समय ऐसा था जिस समय इस प्रकार के संघर्ष चल रहे थे और उसी के लिए तो आगे चीज़ें बंद हुई। बहुत लोग जगह कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी तो चीज़ें बदली, वो आगे भी बदलेंगे। तो हमें देखना होगा कि आगे इस प्रकार का नहीं, इसके लिए हम लोग को सबको तैयारी करनी होगी। आपको क्या लगता है और कितना वर्ष लगेंगे, कितने साल और लगेंगे जब बिहार एक विकसित राज्य का दर्जा प्राप्त लेकिन कर मेरे लेगा? मन में तो बड़ा स्पष्ट है, 2047 तक विकसित भारत में एक विकसित बिहार ये तो बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। नहीं तो बिल्कुल सही विजन है, इसमें कहीं भारत के 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक बहुत अच्छा टारगेट है कि एक विकसित बिहार बने और एक ऐसा बिहार बने जिसमें उन्नति के हर शीर्ष पर हम आगे हो। आप राजनीति में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? देखिए, राजनीति से तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि बड़ा परिवर्तन केवल राजनीति से नहीं आ सकता। हाँ, जब नहीं, तक 2023 सामाजिक, में शैक्षणिक बेगूसराय में आपने एक रैली की थी, बहुत जो रैली को संबोधित किया था आपने, और उसके बाद एक और जगह पर रैली की थी। दूसरी जगह कहाँ पर की थी आपने? देखिए, 5 हमारे बृहद जनसंवाद लेट्स इंस्पायर बिहार में हुए हैं, जिसमें मुक्ताकाश में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। बेगूसराय में 10 दिसंबर 2023 को ठीक है, नमस्ते बिहार का पहला कार्यक्रम हुआ, 50,000 से अधिक लोग आए थे। इसको रैली में नहीं कहूंगा, एक ठीक है। बृहद जनसंवाद। उसके बाद दूसरी जगह बेगूसराय, आरा, रोहतास, छपरा और रोहतास में। वैशाली, ऐसे 5 जिलों में बड़े कार्यक्रम हुए मैंने वहाँ हैं। देखा कि इतना सारा क्राउड, यानी कि आप क्राउड पुलर हैं और किसी भी नेता की जो काबिलियत है उसकी शक्ति पहचानी जाती है कि अगर वो किसी मंच से जनता को संबोधित कर रहे हैं तो वहां पर जनता कितनी सुन रही है। आपको लग रहा था कि 2024 में आप हर हाल में चुनाव लड़ेंगे और कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी आपको देखिए, approach मेरा करेगी? उद्देश्य बिहार को बदलाव है, तो मैं व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने का प्रयास किसी चुनाव लड़ने के लिए नहीं कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन इसलिए पावर आ कर रहा हूँ जाएगी ना ताकि फिर, बिहार चुनाव में रहकर तो फिर पावर आ नहीं, जाएगी। बिहार में बड़ी संख्या में और लोग जुड़े हैं। तो मैं केवल 50,000 तक रुकने वाला नहीं हूँ, मैं तो बिहार के हर जन तक पहुंचना चाहता हूँ। हर व्यक्ति को बिहार की प्राचीन दृष्टि से जोड़ते हुए बिहार में योगदान के लिए। मौजूदा दौर में कौन सी राजनीतिक पार्टी आपको ज्यादा अच्छी लगती है, प्रभावित करती है? ऊपर सोचता हूँ, मतलब राजनीति तो ठीक है, कोई नहीं, व्यक्ति एक पद पर जाएगा, आपको बनेगा। जाना तो पड़ेगा ना किसी ना राजनीतिक पार्टी में, मैं तो पॉलिटिकल जहाँ पार्टी पर हूँ मैं तो वही कर रहा हूँ, मैं तो लोगों को जोड़ रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि लोग बिहार के लिए ऐसा तो काम नहीं कि करें। आप भी प्रशांत किशोर की तरह अपनी नई पार्टी लॉन्च कर लेंगे? देखिए, भविष्य में क्या होगा नहीं होगा इस पर मैं इतना ही कहूँगा कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूँ। देश की भूमि, बिहार की भूमि तुझे कुछ और भी दो, तो प्रयास में लगा हूँ। लेकिन ये प्रयास है कि आप पार्टी अपनी लॉन्च कर सकते हैं? नहीं, पॉलिटिकल प्रयास से बड़ा प्रयास मैं कर रहा हूँ। पॉलिटिकल प्रयास केवल होता है ना, एक सरकार बनेगी 5 साल बाद जाएगी, वो नहीं, बड़ा बदलाव, बिहार एक विकसित बिहार बने, इसके लिए लोगों को जोड़ रहा हूँ। विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर, किसी की कोई विचारधारा हो सकती है, किसी की कोई हो सकती है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बिहार के लिए हम सभी एक हों और बिहार में उद्यमिता की क्रांति आए। लेकिन आपको लगता है कि क्रांति के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जैसे प्रशांत किशोर ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, चुनाव के समय बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन चुनाव के बाद अब कुछ नहीं दिख रहा है। पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों का आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉलिटिक्स में बुरा नहीं मानता, मुझे लगता है अच्छे लोग आने चाहिए पॉलिटिक्स में, अच्छी भूमिका में उनका योगदान होना चाहिए। लेकिन इसके लिए बिहार में जो अभी वर्तमान माहौल है, मुझे ये लगता है अभी अधिकांश जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब में अपनी अपनी जाति के नेता हैं, वही उसको उस तरह से चला रहे हैं। बिहार को इससे बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। अपनी अपनी जाति के नेताओं से बिहार नहीं बदलेगा। बिहार में सभी को साथ लेकर चलने वाले लोग जब बड़ी संख्या में परिवर्तन के लिए एकजुट होंगे, इन विचारों से ऊपर उठेंगे, तो ये केवल राजनीति से नहीं हो सकता है। इसके लिए एक बड़ा सामाजिक शैक्षणिक परिवर्तन, जिसमें महिलाओं का भी बड़ी भूमिका हो। आज लेट्स इंस्पायर बिहार में केवल 30,000 महिलाएं जुड़ी हैं डायरेक्टली, लेकिन हमारा प्रयास है कि बिहार की हर महिला को एजुकेटेड महिलाएं थी, एजुकेटेड महिलाएं तो ये जुड़ी हुई हैं। बिहार से देखिए IAS IPS तो निकलते ही हैं, लेकिन आपको लगता है कि बिहार में अभी भी जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत कमजोर है, बहुत ही अभी भी निचले स्तर पर है, उसमें सुधार होना चाहिए? किस तरह का सुधार? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जो स्वीकार करने योग्य है मैं स्वीकार करूंगा। बिहार में इसमें अभी आपका भी विजन क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन सभी में बहुत कमी है, हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। मेरा विजन बहुत सिंपल है, मेरा विजन है कि हर स्कूल में हम उत्कृष्ट शिक्षा दे सकें, व्यक्ति को स्किल्ड बना सकें, ताकि अपने लिए रोजगार से जन्म सक्षम हो। इसी विजन के साथ स्कूल में और कॉलेजेस में भी एजुकेशन हमें देना होगा, और व्यक्ति कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर बन सके, जॉब क्रिएटर बन सके, बचपन से उसमें ये भाव हम उत्पन्न कर सके, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। ठीक है। अगर मैं बिहार में टूरिस्ट प्लेसेस की बात करूं, आपको लगता है कि वो भी बहुत ज़्यादा एक कमी है? बिहार में भी ऐसे ऐसे स्पॉट्स होने चाहिए, जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो वहाँ पर एक भव्य राम मंदिर बना, दूर दराज से लोग जा रहे हैं, विदेशों से जा रहे हैं। अब सीतामढ़ी की मैं बात करूं तो माता सीता का मंदिर वहाँ बन रहा है, जिसका शिलान्यास 8 अगस्त 2025 को अमित शाह ने किया। तो आपको लगता है कि इस तरह की भी जो है धरोहर होने चाहिए बिहार में? और बिहार में होने नहीं चाहिए, उससे बड़े धरोहर बिहार में है। हाँ, लेकिन जाते लोग, बोध गया की बात करें, बोध गया इज द मोस्ट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। बोध गया मैं भी गई थी, मुझे बहुत सुंदर लगा। तो अब बोध गया केवल बोध गया तक ही नहीं है, थाईलैंड से भी लोग आते हैं, कोरिया से भी आते हैं, जापान से भी आते हैं, पूरे विश्व भर से आते हैं। उसको हमको और ऑगमेंट करना होगा। वहाँ पे भगवान ऐसे बहुत सारे स्थान है। सीतामढ़ी जैसे हम अयोध्या की आप बात कर रही हैं, सीतामढ़ी सर्किट अपने आप में रामायण से बहुत विशेष रूप से उसका जुड़ाव है। बहुत ऐसे स्थान है बिहार में जिनको
बहुत कम लोग जानते हैं। आपको अगर मेरे बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे तो पाएंगे, मैंने एक ब्लॉग लिखा था साइलेंट पेजेस, तो मैंने इसमें ऐसे स्थान जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं बट जिनका इतिहास में बड़ा महत्व रहा है, उससे बहुत डिटेल में रिसर्च करके मैंने बिहार के लगभग 25 स्थानों पर बहुत डिटेल में लिखा है और लगभग 200 स्थानों पर कुछ डिटेल्स में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर किया था। बिहार में जगहों की कमी नहीं है। बेगूसराय जहाँ से मैं आता हूँ, अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, प्रचार की कमी है, परसेप्शन जो रहा है उतना अच्छा नहीं रहा, इसलिए लोग जानते नहीं। एम्यूनिटीज़ की कमी है। जैसे आज बेगूसराय में एक जगह है काबर लेक, रामसर साइट की बात करें तो रहा है, और पूरे एशिया में सबसे बड़ा फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है जहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। हम लोग भरतपुर जानते हैं, बेगूसराय काबर को नहीं जानते, क्योंकि भरतपुर का प्रचार ज़्यादा है, लेकिन उससे बड़ा जो काबर लेक है उसके बारे में उस प्रकार से हम नहीं जानते। तो चीज़ों को यदि हम अच्छे से वहाँ एम्यूनिटीज़ क्रिएट करें, भरतपुर जाएंगे तो आपको अच्छे 5 स्टार होटल्स बगल में मिलेंगे, आप रह सकते हैं। काबर आप जाएंगे तो सरकारी गेस्ट हाउस जिसकी बुकिंग कैसे होगी ये भी टूरिस्ट को नहीं पता है। अगर मन में ये भय हो कि हमसे कुछ अनहोनी हो जाए तो कौन जाएगा। तो इन चीज़ों को हम कैसे अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकें, प्रमोट कर सकें, वहाँ पे ऐसी एम्यूनिटीज़ बना सकें जहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट जा सकें। इसके लिए हमको, तो हम लोगों ने एक बिहार 2047 विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया था बेंगलुरु में। ये सभी चीजें हैं कि कैसे हर डिस्ट्रिक्ट में उसके अपने प्रोडक्ट्स होंगे। बोध गया तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग नहीं जान रहे होंगे, बहुत से लोग जानते भी होंगे। जब मैं भी गई तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि वहाँ पे तो वर्ल्ड के सभी लोग आए हुए थे एंड बहुत ही पीसफुल और बहुत ही सुंदर प्लेस है। वो लगता ही नहीं है कि वो बिहार का हिस्सा है। बगल में रोहतास चले जाइए, एन.ए. अकबरी में लिखा गया 200 रमणीक झरने हैं। आज भी आप जाएंगे उनके झरने रोहतास के हैं। वैसे झरने आपको देश भर में बहुत शायद ही कहीं मिलेंगे। आप जोग फॉल्स जाएंगे शायद साउथ में जाके मिलेंगे। आप नियाग्रा फॉल्स आपने देखा है ना, वैसा एक करकटगढ़ फॉल है जो जमुई कैमूर जिले में, उतना बड़ा नहीं है लेकिन लगभग देखने में कुछ वैसे ही टाइप का लगता है। तो बहुत सारी ऐसी अनछुए जगह हैं जिसके बारे में बहुत कम जानते हैं। बिहार में आईटी हब की कमी क्यों है? आपको लगता है कि अगर ये कमी नहीं होती तो शायद रोजगार का स्तर निश्चित सी बात है, हमें इस पर काम करने की आवश्यकता है। आईटी के लिए जो आवश्यकताएं हैं, जैसा मैंने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक हब स्टार्टअप्स का बने, उसमें आईटी ही सबसे वैसा एक सर्विस हो सकता है, बिजनेस, जिसमें हम वैसे हब्स में काम कर सकें। तो आईटी में सेक्टर में बिहार के बहुत लोग हैं और जब से वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ अधिकांश लोग अपने बिहार के घर में रह के भी काम कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत युवा हैं जो इसके बाद अपने स्टार्टअप्स बिहार में रजिस्टर करने का प्रयास किए और जो मैंने 600 स्टार्टअप्स की आपसे बात की उसमें ऐसे बहुत सारे आईटी स्टार्टअप्स हैं जो बिहार में शुरू हुए हैं। आने वाला भविष्य अच्छा होगा, यही मैं कह सकता हूँ। आपको लगता है कि क्या ये लेट्स इंस्पायर जो है, ये आपने एक मुहिम शुरू की, एक संगठन शुरू की जिसके फाउंडर हैं आप, ये एक तरीका है राजनीति में एंट्री करने का? नहीं, राजनीति से बड़े बदलाव करने का तरीका है। राजनीति में एंट्री करना हो तो क्या होता, मैं तो बेगूसराय का हूँ, आराम से बेगूसराय में घूमता, लोगों से बात करता, आ जाता है। लेकिन उससे बड़ा बदलाव होता क्या है? जिस बदलाव को मैं देखना चाहता हूँ तभी होगा जब बिहार का एक एक व्यक्ति जुड़े, चाहे विदेश में बैठा हो, चाहे बिहार के सहरसा जिले के किसी गांव में बैठा हो। ठीक है, बड़ी दृष्टि के साथ चलता रहा हूँ, साधारण नहीं, असाधारण करने का प्रयास करता रहा हूँ बचपन से, आज भी उसी प्रयास पर लगा। प्रशांत किशोर की बात करें या पुष्पम प्रिया चौधरी की हम बात करें, ऐसे लोग आते हैं और अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, बड़े बड़े विजन की बात करते हैं, सरकार पर निशाना साधते हैं, लेकिन उसके बाद जब उन्हें लगता है कि कोई एजेंडा फुलफिल नहीं हो रहा है, फिर वो वापस उनका वो एकदम जोश होता है वो हाई नहीं, वो और लो हो जाता है। ऐसे नेताओं पर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जैसा मैंने कहा, मैं नहीं कहता हूँ, नहीं कहूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, बिहार को बदलने के लिए ऐसे बहुत लोगों को आगे आना होगा। अगर एक बार कुछ झटका लगा भी तो हारना नहीं, रुकना नहीं है, लगे रहना है। बिहार बदलेगा, उसमें आपकी भूमिका होगी, निश्चित मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। ठीक है, एक किस्सा मैंने पढ़ा था कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो एक आईएएस ऑफिसर उनका थूकदान उठाते थे, एक डीएसपी उनके लिए छाता लेकर चलते थे। आप एक ऑफिसर रहे, इसे आप कैसे देखते हैं? मतलब एक अधिकारी, मैंने भी सुना है, हाँ, जैसे आपने सुना है। अब क्या था नहीं था उस समय तो मैं वहाँ था नहीं, लेकिन सुना है और सुनने में तो अच्छा नहीं लगता इस प्रकार की बात हो। तो जो अधिकार आपको संविधान की तरफ प्रदत्त है एक अधिकारी के रूप में, आपको उसका करना चाहिए, लेकिन आप अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करेंगे तो ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं हो। तो मैं तो यही कहूँगा, स्वाभिमान के साथ सेवा करनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में स्वाभिमान पर आंच यदि आती है तो आपको प्रतिकार करना चाहिए। लालू राज में एक अधिकारी इतना मजबूर क्यों था कि वो अगर लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हैं तो उनका थूकदान उठा रहा है, ऐसी क्या मजबूरी थी? व्यक्ति कभी मजबूर नहीं होता, न कभी उसे कोई मजबूर कर सकता है, ये उसका स्वयं का निर्णय होता है। यदि व्यक्ति किसी स्तर पर जाने को तैयार हो तो दूसरा व्यक्ति तो लाभ उठाएगा ही। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी पॉलिटिशियन या किसी दबंग ने आपको कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर किया हो? कभी नहीं हुआ, कभी होगा भी नहीं। वो तो मैंने वही कहा, निर्णय आपका है, आप क्या करना चाहते हैं। जो भी करेंगे उसकी प्रतिक्रिया होगी, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। आप सही करो, गलत करो, लेकिन आपके मन में यदि स्वार्थ आ गया, आपको लगेगा कि ऐसा करेंगे तो हमको बहुत आगे बढ़ जाएंगे, उसके लिए आप हर कुछ करने को तैयार हो, तब करेंगे, भले आपके लिए आत्मग्लानि का विषय हो।
मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने स्वाभिमान के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे यदि स्वाभिमान चला गया, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, और इनफैक्ट एक महाभारत में प्रसंग है जिसमें आपको यदि मैं बताऊं तो उसमें कर्ण के बारे में आपने सुना होगा, तो कर्ण और युधिष्ठिर के बीच में युद्ध हो रहा था। युधिष्ठिर बड़े चोटिल हो गए थे। अर्जुन ने देखा तो अर्जुन ने कहा भैया आप जाकर विश्राम कीजिए, मैं कर्ण को देखता हूँ। तो युधिष्ठिर चले गए बड़े, लेकिन उनको लगा कि देखो मैं तो कुछ कर नहीं सका, अर्जुन शायद कर्ण का वध कर देगा। तो बड़ी प्रतीक्षा में थे, शिविर में विश्राम कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा अर्जुन आ गए, और अर्जुन जब आए तो भगवान युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन तुमने कर्ण का वध तो कर दिया होगा। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं भैया, कर्ण का वध मैं कहाँ करता, मुझे तो आपकी चिंता हो रही थी, आप चुटिल थे, मैं आपको देखने आ गया। तो बड़े गुस्से में युधिष्ठिर ने कहा कि तुम तो बड़े निकम्मे हो, मैंने तो तुम्हें इसलिए छोड़ दिया था कि तुम कर्ण का वध करोगे, लेकिन तुम तो मुझे देखने चले आए। तुम उस गांडीव को कैसे धारण कर सकते हो, तुम्हें लोग गांडीव धारण करने वाला जानते हैं, तो इसलिए गांडीव को फेंक दो, ये गांडीव किसी काम के नहीं है। अब अर्जुन ने एक शपथ ले रखी थी कि जो भी व्यक्ति गांडीव का अपमान करेगा उसका वह वध करेगा। अब ये एक संकट आ गया, अपने बड़े भाई ने गांडीव का अपमान कर दिया। अब अर्जुन भी अपने शपथ से संकल्प से बंधे हुए हैं। अब युधिष्ठिर को ये बात पता चली, वो भी सोच रहे अब क्या हो सकता है, सबसे बड़ा वीर अर्जुन है, उसने संकल्प लिया हुआ है, अब तो गांडीव प्रहार मुझ पर ही करेगा। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण आए, अर्जुन ने द्वंद्व किया, द्वंद्व अपना बताया। तो श्री कृष्ण सोच कर बताया कि देखो किसी भी व्यक्ति को यदि अपशब्द कहो, उसके स्वाभिमान को आहत कर दो, तो व्यक्ति अपने आप मृत माना जाता है, मृत हो गया। तो इसलिए इस धर्म संकट का द्वंद्व का उपाय यही है कि युधिष्ठिर ने तुम्हें इस प्रकार से कहा, इतनी गालियां दो कि युधिष्ठिर आत्मग्लानि से लगभग मृत हो जाए। और तब उन्होंने कहना शुरू किया कि तुमसे बड़ा जुआरी तो कोई था ही नहीं, तुम्हारे कारण पूरा परिवार बर्बाद हो गया। और महाभारत को यदि आप पढ़ेंगे तो गीता प्रेस में लगभग जो 1200 पेजेस का एक एक एडिशन उसका आता है, 6 वॉल्यूम्स हैं, उसमें 30 पेजेस पर अर्जुन ने केवल गालियां दी हैं युधिष्ठिर को। और ये अपने आप में बताता है कि किसी व्यक्ति के स्वाभिमान को यदि आप आहत कर देते हैं तो उसके मृत होने के लगभग बराबर है। करेक्ट। तो यदि कोई अधिकारी इस प्रकार से उसका स्वाभिमान नष्ट हो गया तो मैं तो ऐसे अधिकारियों को मृत ही मानूंगा, वो समाज के उस योग्य नहीं है। तो जो भगवान श्री कृष्ण का है महाभारत में, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर्स, और इसको सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर्स, तो आपके जीवन का यथार्थ या जीवन का अस्तित्व यही है कि आप स्वाभिमान के साथ जीते हो। और फंडामेंटल राइट्स संविधान में यही है कि हर व्यक्ति को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार प्रदत्त है, प्राप्त है। कोई व्यक्ति यदि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है तो ये बहुत जरूरी है। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए तो फिर ये एक तरीके का तो जितने भी बड़े परिवर्तन इतिहास में हुए हैं, किसी व्यक्ति ने निर्णय लिया, महात्मा गांधी ने भी निर्णय लिया, क्यों लिया? दक्षिण अफ्रीका के ट्रेन में उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया कि रेसिज्म का उनको सामना करना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिसकी व्यक्ति ने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया हो, उस व्यक्ति ने कोई प्रतिकार नहीं किया हो, वो मृतप्राय हो गया। बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा है, ये कहा गया ना, जिसको बात नहीं लगी तो उसको लात क्या लगेगी। तो सीधी सी बात है, तो बहुत स्पष्ट है। तो जिस भी आप जो ये सब प्रसंग आप बता रहे हैं, तो जिस अधिकारी ने ऐसा किया होगा तो अधिकारी कहाँ रहा? करेक्ट। राघोपुर की एक वीडियो हमने देखी आपके सोशल मीडिया पेज पे, जहाँ पर आप लोगों से एकदम घिरे हुए हैं, वो आपको फूल माला पहनाए जा रहे हैं और इतनी मालाएं पहना दी कि वो माला यहाँ से होते 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 यहाँ तक आ गई। तो हम ये माने कि जनता आपको इतना प्रेम दे रही है, इतना सराहा रही है कि बिहार में एक बड़े कद्दावर नेता की एंट्री हो चुकी है। देखिए, नेता तो मैं हूँ ही, नेता अगर केवल मानेंगे चुनाव जीतने वाले नेता, वैसा नहीं, लेकिन व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर बिहार में बड़े बदलाव के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, तभी तो आज 3,60,000 लोग जुड़े हैं। लेकिन आने वाले समय इस साल का लक्ष्य 10 लाख और 2028 का लक्ष्य बिहार के हर व्यक्ति तक पहुंचना। ये समय इसलिए कोई दृष्टि है 2047 तक एक विकसित बिहार, जिसमें हर व्यक्ति का योगदान हो, बड़ी भूमिका हो। राजनीति एक छोटा विषय हो सकती है, जैसा मैंने आपसे कहा, राजनीति से बड़ा परिवर्तन तभी आएगा जब एक सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। तो मैं बड़े प्रयास में लगा। एक आखिरी सवाल ये कि लेट्स इंस्पायर बिहार संगठन के तहत कितने बच्चों को आप शिक्षित कर चुके हैं और क्या क्या बड़े बदलाव अब तक हो चुके हैं? इसमें देखिए, लगभग आज 2000 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। कितने शिक्षित कर चुके, ये तो पढ़ रहे हैं। सिवान में एक हमारा प्रकल्प चलता है आइडियल 40, जिसमें हर साल 40 बच्चे जो बिहार बोर्ड के 10th और 9th के हैं, उनको हम लोग पिछले 4 सालों से पढ़ा रहे हैं। इनमें से कई बच्चों ने बिहार बोर्ड में बड़े अच्छे नंबर लाए, कुछ टॉप 20 में भी उसके आसपास एक बच्ची हमारी पहुंची थी पिछले साल। तो ये एक बड़ा परिवर्तन इसलिए है क्योंकि ये बच्चे सभी बहुत ही कमजोर आर्थिक बैकग्राउंड से आते हैं। ऐसे कुछ बच्चे जो पटना में पढ़े, IIT भी पहुंचे हैं, कुछ बच्चों ने मेडिकल में भी प्रवेश प्राप्त किया। तो ये प्रक्रिया चल रही है। आने वाले समय में ये बच्चे आपको लीडर्स के रूप में दिखेंगे, अपने अपने जिलों में कुछ योगदान करते हुए। आप भी जाकर कोई सेशन वगैरह लेते हैं? मैं तो हर शनिवार, हर रविवार जाता हूँ और जहाँ अवसर मिलता है लोगों को प्रेरित करता हूँ कि सबसे पहले सफल हो जाओ, और सफल हो गए
तो केवल स्वयं तक नहीं, कुछ अंशदान समाज को जरूर देना। वाह, बहुत बहुत नेक विचार है, बहुत शानदार आपके विचार हैं। तो सर अब हम अपने इस पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में आ गए, रैपिड फायर। इसमें आपको एक वर्ड में रिप्लाई करना होगा। आईआईटी आईपीएस दिल के करीब क्या? वह भाव जो दोनों स्थान ले गया। और वैसे अगर पूछें तो पहली जो आईआईटी जिसमें आप पहली बार जो कुछ प्राप्त करते हो तो वो तो बहुत करीब होती है, उसके आगे आप बढ़ते जाते हो। ठीक है। वर्दी सम्मान या जिम्मेदारी? जिम्मेदारी। एनकाउंटर जरूरत या विफलता? आवश्यकता। अगर आईपीएस नहीं होते तो? आर्कियोलॉजिस्ट। सबसे कठिन पोस्टिंग? रोहतास। एक शब्द में आपका मिशन? देना। आपने कितने एनकाउंटर किए? अनेक। कोई एक ऐसा एनकाउंटर जो हमेशा जिंदगी के आखिरी क्षण तक याद रहेगा? सोली का एनकाउंटर, बगल से गोलियां चल रही थी। लास्ट में अभी कौन कौन से बड़े केस पर आप काम कर रहे हैं? एक तो आपने बताया जिस पे करना है, और बाकी केसेस की यदि पुलिस केसेस की बात नहीं करूं तो बिहार अपने आप में एक बड़ा केस है जिसमें परिवर्तन के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। ठीक है। पटना नीट केस में बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं, आपको क्या लगता है पुलिस इसमें लीपापोती कर रही है? देखिए अभी तो सीबीआई जांच कर रही है, तो इस विषय में मैं क्या कहूँ। चीज़ों को आपने भी सोशल मीडिया में देखा है, मैंने भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखा है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि लीपापोती हो रही है? कुछ इनसाइड स्टोरी जो आपको पता चली मुझे है? जितना आपने देखा है उतना मैंने भी देखा। सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई नहीं बता पाएगी। एक आईपीएस की जिंदगी आम आदमी से कितनी अलग होती है? काफ़ी अलग होती है इस रूप में, जब आपके पास कोई दायित्व ऐसा हो किसी शहर का, तो समय बहुत कम रहता है और सोशली भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो सकते। हर समय आपके ऊपर एक दायित्व भी रहता है कि जो आप कर रहे हैं उससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव जी, आप द प्रियंका शो में आए, अपना कीमती समय दिया, महत्वपूर्ण बातें आपने की, लेट्स इंस्पायर बिहार के बारे में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बातों का जिक्र किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।